और उस टाइम साइंस में सुना था कि भाई डॉक्टरी में खर्चा बहुत मोटा आता है, तो हमें लगा कि यार इतना मोटा खर्चा हमारे परिवार दे पाएगी नहीं दे तो पाएगी। साइंस से सिर्फ डॉक्टर ही बनते हैं, आपको सिर्फ ये पता था? नॉलेज ही नहीं थी, वो तो इतना ही पता था कि भाई वहाँ या तो डॉक्टरी में जाएंगे या बीटेक में जाएंगे, टफ है ये नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ाई में खर्चा बहुत मोटा आता है। आपको तो लगता है सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोग अभी भी फेस कर रहे हैं? मुझे यही लग रहा है अभी भी, मतलब कंसल्टेंसी की जरूरत तो सभी को है। कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं, वो आजकल बीए वाला बंदा भी कर लेता है, बीएससी बीकॉम, ये जो आपके साइंस साइड वाले होते हैं या कॉमर्स ये आर्ट्स वाले होते हैं वो भी कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली छोटा मोटा डाटा एंट्री का काम होता है। और तीसरा, लाला टाइप के बंदों को पता भी नहीं होता मेन अकाउंटेंसी का वर्क होता क्या है। ओके। मेन अकाउंटिंग वही समझते हैं कि भाई जो आपने डाटा एंट्री कर दी वो ये अकाउंटिंग का काम होता है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग होती है। ओके। तो इसमें जिसको जितनी अच्छी नॉलेज होती है वो उतना अच्छा गेनिंग करता है और उतनी अच्छी कंपनी को फाइंड करता है। तो बैलेंस शीट भी नहीं है उसको, तो मतलब ये है कि मेरे बिल चढ़ जाएं जी, बस बिल बन जाए और बिल चढ़ जाए बस। तो उसके लिए अकाउंटेंट कोई वैल्यू नहीं रखता? कोई वैल्यू नहीं रखता, वो बहुत कम पैसे देगा। वो बहुत कम, वो तो ये भी करा देगा कि भाई एक काम कर, बिल चढ़ गए तेरे, हाँ बिल चढ़ गए भाई, एक काम कर एक फैक्ट्री का राउंड मारा, एक काम कर वो फिजिकल स्टॉक काउंट कर ले, करके देती है कि आपको क्या क्या मेंटेन करना है। कई कंपनियां की होती है, अरे यार एआई से कॉपी कर ले पेस्ट कर दे, काम उनका कुछ नहीं है, वो एआई से कॉपी कर ले पेस्ट कर ले, उन्हें प्रोफाइल समझ में आना चाहिए। और हमारे यहाँ ज्वाइन होती थी एक सुबह 9 बजे मीटिंग, फिर एक 12 बजे मीटिंग, फिर एक होती थी शाम को जाने के टाइम पे मीटिंग। अब ये 3 मीटिंग आपको जरूर है, अगर आपने मीटिंग नहीं करी आपका हाफ डे, डेली बेसिस पे। ओके। और आपने अगर मीटिंग ज्वाइन नहीं करी तो आपका हाफ डे कट गया। पहला तो आपका वो दिन वैसे ही खराब हो गया, मतलब आप कोई वर्किंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बॉस के पास आपको 12 बजे पहुंचना ही पहुंचना। साल से 20-20 साल से एक काम को रेपिटेशन में काम कर रहे हैं, देखो वहां वो काम कर सकता है जिसको काम से बोरियत ना होती हो, रेगुलर काम करने में। लगता कि अगर टैक्स सेक्शन में कई सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे क्लियर टैक्स हो गया, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको वो सब यूज करना आता है? हाँ मेरे को आता है। नाइस। मैं अपना, तो आपको ये शांति ज्यादा अच्छी लगती है या पैसा ज्यादा अच्छा? देखो पैसा ज्यादा अच्छा लगता तो मैं गुड़गांव में काम कर रहा होता इसलिए मैं शांति से काम कर रहा हूँ। प्रॉपर नॉलेज लेके ज्वाइन करो तो बेनिफिट है। अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेके घुसोगे तो आप भी ऐसी परेशान होगे जैसे आजकल के अकाउंटेंट हो रहे। ऑडिट राइट आ जाते हैं, आप फर्मों की ऑडिट कर सकते हो, फर्मों की बैलेंस शीट बना सकते हो, आपके पास स्टैंपिंग राइट मिल जाते हैं। मतलब अच्छा, इसका मतलब एक ही टैली मल्टीपल यूजर यूज कर रहे होते थे उसमें। हाँ, और जब मैंने चढ़ाना शुरू करा तो सबको पता लग जाता था अर्पित ने काम शुरू कर दिया, अब ये हैंग हो रहा है तो मतलब छुट्टी या तो लेट होगी या आज ओवर टाइम मिलने वाला है। ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था, बस सीखने में हम फ्री में चले गए। तो बस यही है जर्नी स्टार्टिंग से। तो सैलरी नहीं दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, मार्केट में अकाउंटेंट को दिल से बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, सैलरी क्या, अकाउंटेंट एक, अगर आप देखोगे ना, दिल की फीलिंग बता रहा हूँ, अकाउंटेंट हो गए जैसे घर में काम करने वाले मेड नहीं होते कि कोई भी रिप्लेस कर सकता है, बोल के हायर किया जाता है, लेकिन पूरे दिन में अकाउंटिंग का काम सिर्फ वो 15 से 20 मिनट करते हैं। और बाकी बाकी का काम जाओ स्टोर में देखो, स्टोर में कौन क्या कर रहा है, मतलब एज ए सुपरवाइजर ट्रीट होता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब साइंस वाला बंदा भी, साइंस फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो वो भी अकाउंट्स में आ जाते हैं। अभी भी मैं जहाँ पे बहुत जगह जहाँ अकाउंटेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो आर्ट्स वाला बंदा है वो भी अकाउंट्स में खुल जाते हैं। जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल में अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो अकाउंट्स के साथ साथ आप MIS वगैरह बना सकते हो। मतलब बहुत सारे कंपनीज को प्लानिंग चाहिए होती है कि बहुत सारे डेटाज आते हैं, उनको रिकंसाइल वगैरह करके MIS रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। वर्ड हो गया, PPT हो गया, ये भी मतलब स्किल्स ऐड होती रहती हैं। मंथ में जिस मंथ में डेडलाइन होती है उस मंथ में हमारे संडे नहीं होते। क्या होता है संडे हमें नहीं पता। उसका ओवर टाइम मिलता है? नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता? कुछ कंपनसेट हो जाता है पर कुछ पे नहीं किया जाता। आज तक मुझे तो कुछ ऐसा मिला नहीं कि आपने 12 साल में कभी नहीं 30 डे काम किया, ये लो 30 डेज की सैलरी पूरी एक्स्ट्रा लो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। बस वो है कि होना चाहिए, टिकट की लाइन जैसे ट्रेन आने वाली होती है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। आसान है, वो भी इतना ही मुश्किल है, बट क्या है उनकी क्वालिफिकेशन अलग टाइप की है, वो उनको पढ़ाया कुछ हो जाता है, हमें कुछ और पढ़ाया जा रहा है। समझ गया। तो वो दोनों का इशू, फर्क है दोनों में। प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है कि आपको एक
साइनिंग अथॉरिटी है, आपके पास साइन करने का राइट है, आप साइन कर सकते हो। मतलब जॉब करने जॉब वाले नहीं कर नहीं, सकते? जॉब करने वाले नहीं कर ओह। सकते। एक्चुअली जॉब जो कर रहे हैं उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी और काम में इंडल्ज हैं, वो कुछ और काम कर रहे हैं। जो क्लाइंट होते हैं सबका टैली होता था, हाँ। तो टैली एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो हमें ही मजा आता है काम करने में, फटाफट रिपोर्ट निकल जाती है हमें कोई इशू नहीं होता। तो हमें क्या होता है, कंप्लेंट्स करनी होती हैं अथॉरिटीज़ को। अगर आप कंप्लेंट्स ही नहीं करोगे, अथॉरिटी को पता ही नहीं होगा कि भाई यहाँ पे क्या काम चल रहा है, फिर तो कुछ भी करते रहो। पर जो भी कंप्लेंट करता है तो हम्म। उसका पता चल जाता है कि उसने नहीं, कंप्लेंट ऐसे किया, केसेस एनोनिमस होके कंप्लेंट कर देखो सकते हैं। इंडिया में तो आपको ये पता है कि ना कुछ भी पता लग सकता है, कोई किसी का पता निकाल सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में जो रेगुलेशंस है ना, वो ये बोलते हैं कि हमें उसका पता नहीं बताना, या उस बंदे का नाम नहीं आना चाहिए सामने किसने कंप्लेंट करी है। मेरा भी था एक्चुअली, लगता था हमें ना कि आर्ट्स तो ज़्यादा इजी हो जाएगी और साइंस हमसे होगी नहीं तो हम कॉमर्स ले लेते हैं तो कॉमर्स लेने का बहुत सारे लोगों का पर्पस तो ये भी होता है कि कॉमर्स ले लेते हैं, आगे का पता नहीं होता। ये बस था, मेरे को भी नहीं पता था आगे हमें क्या करना क्या है, बट हमने तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हम्म। कि आप एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाके खुलवाओ। तो वहाँ अच्छा। पे एक अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक बैंक में फॉर्म अकाउंट खुल जाएगा आपका। उस अकाउंट में आप पैसे डाल दो सारे सो वाले जो आपको इन्वेस्ट करने हैं, अच्छा। रिटर्न से पहले पहले, रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले पैसे डाल दो वाले, और उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो कि हमने कैपिटल गेन अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, Okay. गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे देगी। ये नॉर्मल बैंक्स में खुल जाते हैं अकाउंट? हाँ, गवर्नमेंट बैंक दिखा दो, ये तो टैक्स चोरी हो गया सीधा ये सीधा। तो टैक्स हाँ, चोरी हो गया। तो फिर ये चीज़ों से बचना ही चाहिए सबको ना, करने भी नहीं चाहिए चीज़ें, क्योंकि अगर हमारा केस खुला एक बार तो गवर्नमेंट की आप नज़रों में आ गए, डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स की, कि भाई ये लोग तो। फिर तो सारे पुराने खाते भी खुल हाँ, जाएंगे। पुराने भी खुल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। नमस्कार एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है लेट अस नो। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो शायद टॉपिक ना भी हो, बट एज पर मी जहाँ तक अभी तक मैंने जितनी भी लाइफ देखी है उस हिसाब से मुझे तो ये एक इशू लगता ही है। क्योंकि देखिए हमारे देश में जितने भी तरीके के जॉब होते हैं उन सब का एक पैटर्न होता है आगे बढ़ने का। एंड उसमें उसके उसके काम के हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है, ठीक है, जिसको यू नो कि लोग ये डिसाइड कर सके कि हमें कौन से पाथ पर जाना है और कौन सा काम उनको आगे फ्यूचर में करना है। तो देखिए जो जिनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिनको काम की दुनिया का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा यू नो उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं कि आगे जाके उन्हें क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली वो कहते हैं कि बेटा तुम ही देख लो, या तुम्हारे दोस्त जो कर रहे हैं वो देख लो, या उनके कोई पड़ोसी के बच्चे ने कुछ अच्छा कर लिया, जो कि मैक्सिमम अगर वो ऐसे ही माहौल पे रहते हैं तो वो लोग या किसी गवर्नमेंट छोटे जॉब का फॉर्म भर लिया, एंड वो उसी को ही मीन्स उसी चीज़ पे ही फोर्स करते हैं। जो बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं और उनके माता-पिता को भी नहीं पता है कि आगे उनको कौन-सी स्ट्रीम लेनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर अ, इंटेलिजेंस, या उसको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि यार जितना वो लोगों से सुनते हैं और वो कहते हैं कि मीन्स सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये साइंस तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड मैंने सुना है इसमें पैसा भी बहुत लगता है और मेरे माँ-बाप के पास इतना ज़्यादा पैसा है नहीं, और इसमें लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एमबीबीएस आई थिंक कहते हैं कि 7-7 8-8 साल लग जाते हैं करने में। और आर्ट्स में वो देखते हैं कि लोग कुछ पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये तो बहुत ही मतलब काइंड ऑफ बेइज्जती कह लो, या फिर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये आर्ट्स हमें नहीं लेनी चाहिए, इसमें शायद हमें कुछ सीखने को ना मिले, तो वो कॉमर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि एटलीस्ट ना हमने कुछ ज़्यादा अच्छा चुना ताकि ना हमारे दिमाग पर बोझ पड़े, ना माँ-बाप पे बोझ पड़े, और ना हमने कुछ ऐसा चुना कि माँ-बाप हमें बिल्कुल नकारा ही समझने लग जाए। तो वो चुनते हैं रास्ता कॉमर्स का, ठीक है। बट उनको कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता आगे जाके करना क्या है। वो बस एक आई थिंक जब 12th तक पहुँचते हैं या 11th में ही, जब जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं अपने कोचिंग जाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे जब अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनको सुनने को मिलता है कि सीए सबसे अच्छा कोर्स है, जिसमें आई थिंक सब सीए ही सुनते हैं, किसी को सीएस, सीएमए के बारे में पता नहीं होता है।
और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स है, उनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, वो बस सीए सुनते हैं। बट वो सीए सुनने के बाद भी जब वो उस कोर्स के बारे में पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर भी पैसा लगने वाला है और टाइम लगने वाला है। और जैसे ही इस टाइप फैमिली में जो भी मेल लड़का मीन्स जो भी लड़का होता है, ठीक है, उनको उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है कि जल्दी पैसे कमाने का, ठीक है। तो वो जल्दी पैसे कमाने के लिए वो सोचते हैं कि हम 12th करेंगे, उसके बाद टैली सीखेंगे, टैली सीखने के बाद हमें कोई जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपने ज़्यादातर इश्तिहार देखे होंगे, बड़े-बड़े फ्लैक्स बोर्ड पे लिखा होता है कि टैली सीखे इतने रुपए में एंड 100% जॉब गारंटी, जो कि जॉब गारंटी इज़ टोटली अ फेक वर्ड, ठीक है, जो कभी भी पूरी नहीं की जाती। और कई जगह ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, वो जॉब लगवाते हैं और 1 महीने में निकाल देते हैं, ताकि बच्चा उनको ये भी ना बोल पाए कि आपने मेरी जॉब नहीं लगवाई, और उनका उनका काम भी बन जाए और उनके पास कोर्स भी करने के लिए बंदा आ जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। सो अब उनको यही नहीं पता होता, तो इसी कारण इस कॉमर्स फील्ड में इतना ज़्यादा रश हो गया है और इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं कि हर दूसरे तीसरे बच्चे को आप देखोगे तो वो कॉमर्स कर रहा है और वो अकाउंटेंट है, ठीक है। और अकाउंट्स में जाने के बाद वहाँ पे अभी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि रिप्लेस करना किसी भी एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट को बहुत ही ईज़ी हो गया है, जिसकी वजह से जब आपको पता है ना कोई चीज़ रिप्लेस करनी आसान हो जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती, तो इंडस्ट्री में भी इनकी वैल्यू बहुत कम की जाने लगी है। नॉट इन द बिग इंडस्ट्री जहाँ पे इनकी वैल्यू का पता है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और वो सोचते हैं कि हमें तो 10 अकाउंटेंट मिल जाएँगे, तो हम किसी को भाव नहीं दे रहे, हमने ये प्राइस रख दिया कि इतनी सैलरी ही हम देंगे और इतने में ही इनको जॉइन करना पड़ेगा। मीन्स वहाँ पे जो जॉइन करने वाला बंदा है वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो उनको सैलरी मिल रही है वो उन्होंने डिसाइड कर दिया, यही इसमें ही उनको करना पड़ेगा, एक नहीं तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। और लोग इतने ज़्यादा अकाउंटेंट की लाइन में घुसते हैं सिर्फ टैली सीख कर कि उनको लगता है कि चलो यार इतना मिल रहा है, इतना ही सीख लेते हैं, और उनको आगे पता ही नहीं है कि उनको किस स्किल पे और काम करना चाहिए और किस स्किल से वो इसी जॉब में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि अकाउंटेंट्स को इतना ज़्यादा कम क्यों आँका जाता है और इनको इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा मीन्स इतना कम पे क्यों मिलता है, क्योंकि मिनिमम वेज रेट जो डिसाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने उतना तक भी नहीं देते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने कुछ गेस्ट से भी जो जिसमें जो इसी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने इस चीज़ को अंदर घुसकर देखा है एंड वो अभी भी इसी लाइफ को जी रहे हैं। तो उनसे आपको ये सीखने को भी मिलेगा कि आपको इस लाइन में अगर घुसना है और या आप मजबूरी में घुस रहे हैं, जो कि रीज़न मैंने पहले बताया, तो आपको किस चीज़ में स्किल अप करना चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा कमाई का ज़रिया ढूँढ सके, बिकॉज़ सिर्फ़ जॉब करना इज़ नथिंग, आपको पैसे भी अच्छे कमाने पड़ते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। थैंक यू। हेलो अर्पित जी। हेलो रोकी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से हमारी वीडियो में। ओके सर। आज का टॉपिक आपसे ही रिलेट करता है बिकॉज़ आपने लास्ट मैंने टाइम बताया था आपको मैं था अकाउंटेंसी में आपका प्रोफ़ेशन अकाउंटेंट्स है। सो उसी से रिलेटेड ही आज सवाल करेंगे। चलो आज तो फिर मज़ा आने वाला है। हाँ जी। तो पहले तो आप ये बताइए आप कब से काम कर रहे हैं? सर मेरे को हो गए 10 साल इस अकाउंट्स लाइन में काम करते हुए और मैंने अलग-अलग फ़ील्डों में काम किया हुआ है। अलग-अलग फ़ील्ड्स और अलग-अलग कंपनीज़? कंपनीज़ भी। जैसे ओके, मैं आपको बता देता हूँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरे 3 साल 4 साल मेरे मेडिकल कंपनी में गए थे, ओके। जो फार्मास्यूटिकल्स फर्म होती है मैन्युफैक्चरिंग की। हुँ, हुँ। सेकंड थी ट्रेडिंग फर्म्स, हुँ, हुँ। जो कपड़ों की ट्रेडिंग या वो करती थी। हाँ जी। फिर लास्ट के 2 साल और 2 साल अपना उसमें गए थे, गुड़गाँव में कॉर्पोरेट कंपनी होती है, तो हाँ, वहाँ हाँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता था। ओके, फिर 1 साल 1.5 साल मैंने आपका एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ओके। वहाँ पे एज़ ए अकाउंटेंसी में काम किया है ऑलराइट। और इसमें मेरा काम था सेल और परचेज़ के बिल को चढ़ाना, हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ 1-1 लाख अमाउंट में बिल बनते थे। मतलब 1 लाख बिल पर डे बनते थे। 1 उनको लाख 1 लाख बिल? हाँ, ओके, पर डे। ओके। वो हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने होते थे बिज़ी और टैली में।
और फिर उसके बाद मैंने लास्ट टाइम, अब मैं जो काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है 2, ओके। जिसमें एक कूलर की है और एक हनी पैड्स की है। तो इसमें आप 5 साल से लगातार काम हाँ। कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अकाउंटेंसी ही क्यों चुना? देखो मैंने 10th के बाद हमारे को किसी ने रिलेटेबल सब्जेक्ट तो कोई बताया नहीं, ओके। और उस टाइम साइंस में सुना था कि भाई डॉक्टरी में खर्चा बहुत मोटा आता है, तो हमें लगा कि यार इतना मोटा खर्चा हमारे परिवार दे पाएगी नहीं, दे तो पाएगी। साइंस से सिर्फ डॉक्टर ही बनते हैं, आपको सिर्फ ये पता था? नॉलेज ही नहीं थी, वो तो इतना ही पता था कि भाई वहाँ या तो डॉक्टरी में जाएंगे या बीटेक में जाएंगे, बस इतना नॉलेज था। और सबसे खतरनाक नॉलेज ये था कि साइंस ली तो वहाँ पे सबसे मोटा खर्चा आता है आगे पढ़ाई करने के लिए। मतलब पढ़ाई टफ है ये नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ाई में खर्चा बहुत मोटा आता है। आपको तो लगता है सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोग अभी भी फेस कर रहे हैं? मुझे यही लग रहा है अभी भी, मतलब कंसल्टेंसी की जरूरत तो सभी को है, और आफ्टर 9th और 8th में तो कंसल्टेंसी होनी तो ये जो अब आजकल जो यूट्यूब वगैरह आ गए, इससे तो बहुत हेल्प मिल ही जाती चाहिए। देखो सर, हेल्प मिल जाती है। कई बंदे ऐसे होते हैं जो खाली स्टडी पे ध्यान देते हैं, कई बंदे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब कम देखते हैं, तो मोस्टली ये होता है जो सर्च आउट कर रहे हैं उनको पता लग जाता है, जो नहीं सर्च कर रहे हैं उनको पता लगता है। आप जो अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसमें डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो सर, मेरी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंकिंग मेंटेन करना, हम्म। सेल और परचेज मेंटेन करना, स्टॉक मेंटेन करना कि स्टॉक क्या है क्या नहीं है, कितना आया है कितना जा रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो चीज़ें देखना, और बिलिंग। तो स्टॉक जो है वो आप फिजिकली जाके काउंट करते हो कितने हैं, या नहीं, वो सुपरवाइजर से हम डाटा लेते हैं, अच्छा वो हमें data लेते डाटा देता है कि आज इतना स्टॉक इसका बचा है, इतना स्टॉक इसका बचा है। हैं? ऑर्डर हमें नहीं लगाने होते, हम सिर्फ एनालिटिक के लिए स्टॉक लेते हैं कि हमें एनालाइज करना होता है कि अब आगे हमें कि कितने मिनिमम स्टॉक कितना कितना रखना रखना है है। और ये सब हाँ। वगैरह जो। ऑलराइट, तब आते हैं अपने टॉपिक वाले क्वेश्चन पे कि क्या आपको लगता है कि अकाउंटेंट्स जो भी है उनकी रिस्पेक्ट कम है मार्केट में, एंड सैलरी भी? देखो, डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉलेज है लोगों को, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के अकाउंटेंट भी मार्केट में आज के टाइम पे अवेलेबल है। ओके। कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं, वो आजकल बीए वाला बंदा भी कर लेता है, बीएससी, बीकॉम, ये जो आपके साइंस साइड वाले होते हैं या कॉमर्स ये आर्ट्स वाले होते हैं वो भी कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली छोटा मोटा डाटा एंट्री का काम होता है। और तीसरा, लाला टाइप के बंदों को पता भी नहीं होता मेन अकाउंटेंसी का वर्क होता क्या है। ओके। मेन अकाउंटेंसी के वर्क होता है आपको डाटा को एनालाइज करना, हम्म। आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना, सीए को बताना या मालिक को बताना कि ये चीज़ें आपके यहाँ चल रही हैं, इतनी सेल होगी, इतनी परचेज हो गई है, ये सब होती है। लेकिन जो लाला टाइप के लोग होते हैं या बनिया टाइप के लोग होते हैं, या फिर ये कहो कि घर जैसी कंपनी समझते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई जो आपने डाटा एंट्री कर दी वो ये अकाउंटिंग का काम होता है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग होती है। ओके। तो इसमें जिसको जितनी अच्छी नॉलेज होती है वो उतना अच्छा गेनिंग करता है और उतनी अच्छी कंपनी को फाइंड करता है। जिसको जितनी कम गेनिंग होती है वो उतने कम में लगता है, उसको उतने कम में ही पैसा मिलता है। सो जो कम पैसा मिलना अकाउंटेंट की गलती है या उसके मालिक की? नहीं, नॉलेज पे डिपेंड होता है। अगर उसके पास सर्चिंग पावर अच्छी है, जैसे एक लाला कंपनी है, हाँ उसको पता ही नहीं कि अकाउंटेंसी होती क्या है। हाँ, उसको लगता है कि डेटा एंट्री मींस अकाउंटिंग, या मेरा बैलेंस शीट मैच हो जाए, मेरी अकाउंटिंग पूरी हो गई। उसको तो बैलेंस शीट भी नहीं है, उसको तो मतलब ये है कि मेरे बिल चढ़ जाएं जी, बस बिल चढ़ बन जाए और बिल चढ़ जाए, बस। तो उसके लिए अकाउंटेंट कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता, वो बहुत कम पैसे देगा। वो बहुत कम। वो तो ये भी करा देगा कि भाई एक काम कर, बिल चढ़ गए तेरे, हाँ बिल चढ़ गए भाई, एक काम कर एक फैक्ट्री का राउंड मारा, एक काम कर वो फिजिकल स्टॉक काउंट कर ले, एक काम कर ये गाड़ी खड़े होकर लोड ही करा दे। तो ऐसे लोग फंसते बाद में, देखो क्योंकि उनको पता नहीं है अकाउंटेंट क्या है। उन्होंने किसी भी बंदे को हायर किया जिसको अकाउंट्स की पूरी नॉलेज नहीं है, उसको बस इस चीज की नॉलेज है जो उसे चाहिए। वो दो टिपिकल केस में फंस जाते हैं। पहला केस तो ये कि उनके पास डाटा की कोई मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, ना वो उसको एनालिट कर रहे हैं। ठीक उनको है। एनालिट करने के लिए उन्होंने सीए को हाथ दे रखा है, सीए वार्निंग देगा तो ओके है, नहीं वार्निंग देगा तो चलने दो। दूसरा ये, जो उनका अकाउंटेंट है वो या तो गाड़ी लोड करा रहा होगा या देख रहा होगा कौन सी लेबर क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, मोस्टली वो सुपरवाइजरी में घुसा होगा और वो मेन काम अपना डाटा एंट्री समझेगा, तो इसलिए फंसने के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं। Okay. अच्छा, एक निजी सवाल है कि आपको सबसे पहली सैलरी जो मिली थी वो कितनी मिली थी? 7,500 रुपये मेरी स्टार्टिंग सैलरी 7,500 से हुई थी। आपने ये जॉब स्टार्ट करने से पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी? मैंने जॉब स्टार्ट करने से पहले मेरा सर्वेयर का काम था,
ओके। जैसे गाड़ी के इंश्योरेंस होते हैं ना, हम्म, तो हम्म, उसमें फोटो खींचने का काम होता है इंश्योरेंस से पहले। हम्म, पहले मैं वो करता था। ओके। तो हमारे यहाँ मैंने बीकॉम उस टाइम मैंने एडमिशन लिया था। हम्म, तो हमारे यहाँ अकाउंटेंट थी एक मैडम, तो वो हमें सैलरी बांटती थी, तो मुझे लगता था बड़ी रिस्पेक्टेड जॉब है, आई विल बी ज्वाइन। मैंने वो ट्रेनिंग ली, वहीं जॉब करते करते उस सैलरी से मैंने वो ट्रेनिंग ली, ओके। काम सीखा, फिर कहीं ज्वाइनिंग करी, वहाँ काम समझ में नहीं आया, 3 महीने 4 महीने बाद फिर मैंने कहीं किसी और कंपनी में ज्वाइन करा, तो वहाँ से धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी। अब कितना कमा लेते हैं आप? अब अप्रोक्स ये लगा लो कि 20 से 30 के आसपास चले जाते हैं। ओके। आपको लगता है ये कम है जितना बहुत आपको कम है। एक्सपीरियंस है? जो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन यही है कि या तो कंपनी अच्छी देखो, फिर जितनी मैंने आपको बोला कि सर्च एनालिटिक आपको बोलता है, आपको जिस चीज की नॉलेज है, जो जो स्किल आपको आती है, अगर आप उस टाइप की जॉब सर्च कर लेते हो तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। और आपको नॉलेज तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सर्च कर रहे हो लाला टाइप की कंपनी, तो वहां तो उतना ही देंगे जितना उनको काम है। ओके। तो सर्च कर रहे हैं लाला टाइप की कंपनी, मतलब कोई अपनी मर्जी से तो सर्च कर सकती है, उसकी कोई लोकेशन होती होगी, राइट? देखो लोकेशन नहीं होता, कई कंपनियां अपने प्रोफाइल अच्छे से लिख के देती है, अच्छा। कई ठीक है। कंपनियां जो पर्टिकुलर जो अच्छी कंपनी होती है वो अच्छे से प्रोफाइल मेंटेन करके देती है कि आपको क्या क्या मेंटेन करना है। कई कंपनियां क्या होती है, अरे यार एआई से कॉपी कर ले, पेस्ट कर दे, काम उनका कुछ नहीं है, वो एआई से कॉपी कर ले, पेस्ट कर ले, उन्हें प्रोफाइल समझ में आना चाहिए और हमारे यहाँ ज्वाइन हो जाना चाहिए, उसके बाद कराना क्या है वो हम देख लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप में क्या कमी रह गई, या आपको अभी भी कुछ सीखने की जरूरत है, या फिर आपने कोई गलती करी या कुछ सीखा नहीं टाइम पे? देखो मेरे को जरूरत ये लगती है कि थोड़ी सी स्किल और अपडेट करनी चाहिए मुझे अपने ओके। अंडर में, जो स्किलें नहीं है। जैसे एक्सेल पे नॉलेज है पर एमआईएस की नॉलेज नहीं है, ओके। तो पावर पॉइंट की नॉलेज है लेकिन वर्किंग आज तक नहीं की, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। काउंट नहीं होता, हाँ, राइट? वो काउंट ही नहीं होता फिर इसलिए। और बहुत सारी चीज़ें जैसे बैलेंस शीट पे कई चीज़ें रेशो पे वर्किंग होती है, कई जगह कैपिटल रेशो की वर्किंग होती है, इक्विटी शेयर की वर्किंग होती है, तो उससे भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। तो आप उस पर वर्क कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी तो अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ उसी के लिए। नाइस, नाइस। तो आपको क्या लगता है कौन सी स्किल ऐसी है, मीन्स कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो ज्यादा पैसे देती है? देखो अकाउंटेंसी की लाइन में इंडस्ट्री का कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी इंडस्ट्री बेटर देती है। देने को आपको सीए भी ज़्यादा बेटर दे सकता है, अगर सीए को अच्छा उसको लगता है कि आप उसके लिए अच्छा काम कर सकते हो, ओके। तो वो भी आपको अच्छा पैकेज दे जाएगी। कई जगह ऑडिट फर्म है, वो भी आपको अच्छा पैकेज दे जाएंगी। तो वो तो डिफरेंट है, आपकी स्किल पे डिपेंड है, आपके नॉलेज पे डिपेंड है, आपको मार्केट पे डिपेंड है, आप कैसी मार्केट ज्वाइन कर रहे हो उस पर डिपेंड अच्छा, होता जैसे आपने बताया आपकी शुरू की सैलरी 7,000 थी, अभी 20-30 के अराउंड है, है। हाँ, तो आपने कौन सी ऐसी स्किल डेवलप की, मीन्स आपकी पूरी जर्नी में, जिसमें एकदम से आपको ऐसी हाइक मिली, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब जो आपको लगा कि हाँ चलो अच्छा हुआ? देखो बीआरएस मेरे को उस टाइम नहीं आती थी, बीआरएस मैंने सीखा। ओके। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स मैंने सीखा। फिर मेरा आपका इनकम टैक्स पे रिटर्न कैसे फाइल होती है वो प्रॉपर तरीके से सीखा। ईएसआई पीएफ की वर्किंग सीखी, जिसमें ईएसआई और पीएफ की रिटर्न कैसे जाती है। टीडीएस की रिटर्न भी मैंने खुद इंडिविजुअली सीखी है, मतलब मेरे को किसी ने सिखाई नहीं है, वो भी मैंने चीज़ें सीखी है कि टीडीएस की रिटर्न कैसे जाती है, पेमेंट कैसे होती है, उसके फॉर्म 16 कैसे जनरेट होते हैं, पार्टी को कैसे भेजने होते हैं, कैसे डिजिटली साइन उस पर करने होते हैं। ओके। और उसके बाद स्किल हो गया आपका एनालिटिक हो गया, बैलेंस शीट को एनालाइट करना, कितनी सेल कितनी परचेज होती है, क्या आपका स्टॉक डिफरेंस दिखा रहा है, क्या आपका प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपका लॉस हो रहा है, डाटा को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। अच्छा, ऑल राइट। तो आपने अभी तक जितनी इंडस्ट्री में काम किया, आपको सबसे ज्यादा सैलरी करंट इंडस्ट्री में मिल रही है या इससे पहले किसी में मिली है? नहीं, इससे पहले एक फर्म में मिल रही थी, लेकिन वही वाली बात है कि जब पैकेज ऊपर हो और रिस्पेक्ट ना हो तो वहाँ काम नहीं करना चाहिए। ओह, अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है कि पैसा तो अच्छा वो आप ये इसको कहते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैं बता देता हूँ। देखो उन्होंने ये कहा, मैंने ज्वाइन किया उस टाइम मेरे को 35-45 के आसपास उन्होंने मेरे को एग्रीगेट किया था। अच्छा। मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। उनके यहाँ होती थी एक सुबह 9 बजे मीटिंग, फिर एक 12 बजे मीटिंग, फिर एक होती थी शाम को जाने के टाइम पे मीटिंग। अब ये 3 मीटिंग आपको जरूर है, अगर आपने मीटिंग नहीं करी आपका हाफ डे, डेली बेसिस पे। ओके। और आपने अगर मीटिंग ज्वाइन नहीं करी तो आपका हाफ डे कट गया। पहला तो आपका वो दिन वैसे ही खराब हो गया, मतलब आप कोई वर्किंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बॉस के पास आपको 12 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, अकाउंटेंसी लाइन में क्या होता है, अगर आप एक काम में लग गए तो आपको वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके उठना है। लेकिन यहाँ क्या है, 12 बजती जो काम कर रहे हो वो छोड़ के पहले बॉस के पास,
भागो भाई। ऑलराइट, काम हाँ। प्रायोरिटी है ही नहीं। काम पे वो मीटिंग हो गया ना, अगर आप 12 बजे की मीटिंग ज्वाइन नहीं की तो आपका हाफ डे लग जाएगा। आपने शाम को जाते समय मीटिंग नहीं ज्वाइन करी तो आपका हाफ डे लग जाएगा। आपने सुबह 9 बजे की आते ही मीटिंग ज्वाइन नहीं करी तो आपका हाफ डे लग ये जाएगा। तो बड़ा अजीब सा रूल है। हाँ, पहला तो ये हो गया। दूसरा, वो कहता था कि मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ तो तुम्हें थोड़ी बहुत सुननी भी पड़ेगी। और सुनने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई आपकी गलती बता रहा हो, ये बता रहा हो, आपको बेफालतू में गाली दे रहा है। मतलब लिटरली गाली या जो मन मन ऑफिस में बड़बड़ाना। अच्छा। ऐसे मुंह पे फेस टू फेस तो कोई गाली एकदम से दे भी नहीं सकता, उसे भी पता है। पर मन में बड़बड़ाना, हमें पता लग जाता है कि सामने हाँ अभी हमें गाली दे रहा है। तो ओके ओके, तो तो इसलिए आपने वो करी। मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि एमएनसीज है, गुरुग्राम, नोएडा वगैरह जहाँ पे एमएनसीज है, वो ज्यादा सैलरी देती है, या कि आपको दिल्ली के अंदर ही नॉर्मल जो कंपनीज ऐसी मिल जाएगी जो ज्यादा पैसे दे सकती है? जो दिल्ली के अंदर है वो मुझे नहीं लगता कंपनी ज्यादा पैसे दे पाएंगी। ओके, ज्यादा बेनिफिट आपको गुड़गांव, एमएनसीज, नोएडा की फर्मों में मिल जाता है, जो आपको मल्टीनेशनल कंपनी होती है या जो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह वर्क कर रही है। सेम काम पे? नहीं, काम सेम नहीं होता, वहाँ काम डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे आपको एक ही जगह परिपक्व बना देते हैं, एक चीज में आपको ढाल देते हैं। पहले एक चीज आपको पकड़ा देंगे, या तो आपको इन्वॉइसिंग में, या आपको एपी में, एआर में, या फिर आपको बीआरएस में बैठा देंगे। उसमें आपको परफेक्ट बना देंगे। अच्छा, आपकी फुल टू ऐसी ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको एक एक चीज पकड़ में आने लग जाएगी। ओके, क्योंकि और वहाँ पे काम ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है लेकिन एक ही फील्ड में होता एक ही है। फील्ड में होता है। मतलब दूसरे का आपको मतलब ही नहीं है। ओके। एपी में क्या चल रहा है, एआर में क्या चल रहा है, आपको उससे कोई मतलब अब नहीं है। वही काम करके रिटायर हो सकते हैं वहाँ पे? हाँ, वो कई लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ 15-15 साल से काम कर रहे हैं, जो यहाँ 10-10 साल से, 20-20 साल से एक काम को रेपिटेशन में काम कर रहे हैं। देखो, वहां वो काम कर सकता है जिसको काम से बोरियत ना होती हो, पर रेगुलर एक ही आपको काम ये करने नहीं में। लगता कि अगर रेगुलर एक ही काम कर रहे हैं तो फिर उनके लिए इंडस्ट्री चेंज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा? उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उनका पुराना सारा एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होता। दूसरा, उनको कोई चीज नॉलेज में नहीं रहती, अपडेट वो होते नहीं है। जैसे हम अभी टैक्सेशन में, तो हम नए रूल जैसे ही लागू होते हैं या नए रूल आते हैं तो हम पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो पता है शाम को जाना है, बीआरएस का ये काम करना है, ये करके दे देना जी। टैक्सेशन अकाउंटिंग सेम चीज है? नहीं, टैक्सेशन और अकाउंटिंग सेम चीज नहीं है, दो डिफरेंट पार्ट है। बट बट अकाउंटेंट को आता है सब? आता है तो ये भी आता है। आपको आता है? हाँ, ओके, तो आपको इंटरेस्टिंग ज्यादा क्या लगता है? मेरे को टैक्सेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अकाउंटिंग बोरियत? अकाउंटिंग देखो, जनरल एंट्री का काम है, जनरल एंट्री कर दिया आपने, बैंक बैलेंस शीट आपने तैयार कर दी, पीएनएल आपने तैयार कर दिया। आप खुद करते हैं या आप करवाते हैं किसी नहीं, से? मैं तो बिजी, जैसे सॉफ्टवेयर है तो उसमें डाटा एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। बस हम रेशो चेक कर लेते हैं कि कोई एंट्री गलत ना हो, या कोई हेड हमने गलत खड़ा ना कर दिया हो। अच्छा, तो इसमें ऑटोमेटिक काम हो जाए, ऑटोमेशन टूल है? हाँ, मतलब आप हेड अगर करेक्ट दे दोगे तो आपकी बैलेंस शीट करेक्ट तैयार टैक्सेशन होगी। में कोई ऑटोमेटिक टूल नहीं है? टैक्सेशन में कई सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे Okay. क्लियर टैक्स हो गया, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको आप। वो सब यूज करना आता है? हाँ, मेरे को आता है। नाइस। अच्छा, एक सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज्यादा काम मिला है? बहुत बार रात हाँ? को 4-4 बजे की डेडलाइन पूरी की है मैंने। उसके ज्यादा पैसे मिले? पैसे तो उतना ही रहता है, वो कन्वेंस में हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, या ओवरनाइट के चार्जेस बढ़ा लेते कन्वेंस में हैं। बढ़ा लेते हैं? हाँ, मतलब कैसे? भाई ओला कर लिया हमने, अपनी जेब से कर लिया, वहाँ बिलिंग दिखा दिया जी रात को गए थे भाई, वो कहेंगे कि जी पर पक्का 2000। बिल बनाते हैं? नहीं, पक्का नहीं होता, उससे हम पर्ची बना के पकड़ा देते हैं कि ये है जी ओला का खर्चा हमारा। और खाने पीने का खर्चा तो वो फिर देते ही है, पेड अप होता ही है उनका। अच्छा खाना पीने का तो वो जो पक्का जो हमारा आया है वही बिल उनको पास ऑन करना होता है, ये होता है बस। अच्छा, तो और जब इसमें मैंने सुना है डेडलाइंस भी होती है, जैसे टैक्स वगैरह भरने हाँ, की, बिल्कुल tax- होती है। जैसे आपका पहला जीएसटी की 3 डेडलाइन होती हैं। हम्म, जीएसटी की 2 डेडलाइन होती है, एक तो आपकी 10 तारीख, एक आपकी 20 तारीख, और फिर आपकी एक जो ईयरली होती है वो बहुत मेजर होती है ना? वो income दिसंबर tax की वगैरह। होती है, आपकी दिसंबर की 31 के आसपास होती है। अच्छा, और फिर आपकी एक डेडलाइन आईटीआर की होगी 6 जुलाई, फिर 31 सितंबर। उसी तरह से आपकी टीडीएस की होगी 7 तारीख, आपकी तो पेमेंट इस होती टाइम है। आपको ओवर टाइम करना पड़ता है? देखो, काम पे ऊपर डिपेंड होता है, वैसे अब मेरे पास पर्टिकुलर इतना ज्यादा काम नहीं है तो मेरे को ओवर टाइम करना पड़े, मैं डेडलाइन से पहले ही काम निपटा लेता हूँ, क्योंकि अब 2 फर्म है, ज्यादा मोटी फर्म है नहीं। अच्छा, हाँ तो आप मतलब इस टाइम पे भी शांति से रहते हैं? हाँ, मेरा तो मोस्टली शांति से ही रहता है, मैं अपना। तो आपको ये शांति ज्यादा अच्छी लगती है या पैसा ज्यादा अच्छा? देखो, पैसा ज्यादा अच्छा लगता तो मैं गुड़गांव में काम कर रहा होता इसलिए मैं शांति से काम कर रहा हूँ। ओके ओके, नाइस। अच्छा, ठीक है। एक सवाल है इसमें जो हमने दूसरे
से भी पूछा था कि अगर आपको दोबारा से चांस मिले तो या आप अकाउंटिंग चुनेंगे या नहीं, देखो अगर दोबारा चांस मिले तो और आपको पता है कि क्या होने वाला अकाउंट्स में क्या होता है। पता हो तो फिर देखो इस फील्ड में आना एक टिपिकल पार्ट रहेगा, अगर नॉलेज हो तो फिर बंदा नहीं आएगा। मैं तो आज के टाइम पे जूनियर जो भी अकाउंटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं या जो ज्वाइन करने वाले हैं, तो मैं तो उनको बोलूंगा अगर आप एक अच्छी स्किल और एक अच्छी फील्ड पे जा रहे हो तो आप इसको ज्वाइन करो। आप एक अच्छी स्किल ग्रो करके ज्वाइन करना चाह रहे हो, पर्टिकुलर प्रॉपर नॉलेज लेके ज्वाइन करो तो बेनिफिट है। अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेके घुसोगे तो आप भी ऐसी परेशान होगे जैसे आजकल के अकाउंटेंट हो रहे हैं। आपने सीए करने का ट्राई किया? हाँ, मैंने करने का ट्राई किया, हुआ? मैं भर रखा है, अच्छा, ऑलरेडी कर रहे हो? ऑलरेडी कर रहा हूँ मैं। मतलब ये अभी भी कर सकते हैं? हाँ, ये तो इसकी कोई एज लिमिट होती ही नहीं है। कोई एज लिमिट नहीं है? नहीं। तो सीए करने का बेनिफिट है इसका मतलब? हाँ, अगर बेनिफिट आप है। इतने टाइम के बाद आपके पास ऑडिट राइट आ जाते हैं, ऑडिट राइट ऑडिट राइट आ जाते हैं, आप फर्मों की ऑडिट कर सकते हो, फर्मों की बैलेंस शीट बना सकते हो, आपके पास स्टैंपिंग राइट मिल जाते हैं। ओके। अगर आपको अकाउंटेंट की सैलरी स्ट्रक्चर बदलने का चांस मिले तो आप क्या बदलाव चाहेंगे? देखो, मैं अगर अकाउंटिंग स्ट्रक्चर चेंज करने का मेरे को बदलाव मिले तो मैं सबसे पहले तो ये करूंगा, फील्ड ही चेंज कर दूंगा। अकाउंटेंसी हटा के उसकी फील्ड ही अलग अलग कर दूंगा। एक होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाँ। एक होता है एनालिटिक, एक होता है आपका टैक्सेशन, और एक होता है आपका जो आपकी ऑडिटिंग और सीए का पार्ट्स आता है। और तो उसमें से सबसे ज्यादा सैलरी किसको देंगे? सीए के पार्ट्स पे और ऑडिटिंग वालों को। और ऑडिटिंग वालों को? हाँ। और आप किस लाइन में रहना चाहेंगे? मैं डाटा एनालिटिक या ऑडिटिंग पार्ट पे सबसे ज्यादा सैलरी? सबसे ज्यादा सैलरी ओके। डाटा एनालिटिक तो भाई देखो, अब जैसे बीए वाला है वो भी ज्वाइन कर रहा है, आओ भाई डाटा एंट्री वाले में घुस जाओ तुम भी, सबके लिए रहा है, सबको पता है डाटा एंट्री में डेटा कोई एनालिटिक्स तो ये सबको आजकल का बूम पे भी है, तो हाँ, आई वुड आल्सो सजेस्ट कि सबको सीखना ही चाहिए ये। सीखना चाहिए। ओके, तो ठीक है, लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन है उस पे हम खत्म करेंगे। क्या आपके क्लोजिंग टाइम पे टैली हैंग हुआ है कभी? मेरा Tally या तो जब मैं दिल्ली कार्गो सर्विस सेंटर में था और वहाँ पे 1 लाख बिल पर डे बनते थे, बिलिंग की अमाउंट 300 होती थी, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, लेकिन अमाउंट होते थे 1 लाख, और वो मेरे को चढ़ाने होते थे शाम को 6 बजे ऑफ होने के बाद में। ऑफ होने के बाद? हाँ, मतलब क्योंकि नेक्स्ट बिलिंग है ना, अगले दिन आपको डाटा इंपोर्ट करोगे तो आपको जो 6 बजे के बाद बिल नहीं बन जो 6 बजे के बाद बिल नहीं बन रहे, यानी आपने अगर 5 बजे चढ़ाए तो 5 से 6 बजे के बाद जो बिल बच गए वो नहीं चढ़ पाएंगे आप। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो फिर वही है कि जब वहां नीचे क्लोजिंग होगी तो ऊपर आपको फिर क्लोजिंग करनी है। भाई साहब, उस टाइम जब मैं बिल चढ़ाता था मेरा सारा स्टाफ खिलच जाता था, एक का भी टैली नहीं चलता था। क्यों? वो ये कहते थे भाई ये तू या तो सुबह सुबह कर बिल्कुल आके जल्दी, या फिर तू शाम को कर। मैंने एक बार इंपोर्ट 1 लाख बिलिंग अगर टैली पे चढ़ा रहे हो, भाई साहब वो बाकी काम करना बंद कर देता था। वो कहता पहले इसी को मैं देख लूं समेट के क्या है। मतलब अच्छा, इसका मतलब एक ही टैली मल्टीपल यूजर यूज कर रहे होते थे उसमें। अच्छा। हाँ, और जब मैंने चढ़ाना शुरू करा तो सबको पता लग जाता था अर्पित ने काम शुरू कर दिया, अब ये हैंग हो रहा है। तो मतलब छुट्टी या तो लेट होगी या आज ओवर टाइम मिलने वाला है। ओके ओके, तो ओके, एक और क्वेश्चन है कि बॉस ने कभी ये लास्ट टाइम का काम बोलकर रुकवाया आपको लेट तक? बहुत बार, और हमेशा रुकवाता है, और ये भी कहता है यार देख लो कुछ हो जाए, यार देख लो कुछ हो जाए, तो आप तुम्हारी क्या- कंपनी है देख लो। तो आप ऐसे नहीं बोलते कि मेरी कंपनी है तो थोड़ा? प्रॉफिट से अब ये बात है ना कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन मन में तो बहुत इच्छा होती है कुछ ना कुछ कहने की, मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं, एटलीस्ट पॉजिटिव वर्ड 2-3% इक्विटी ही कि दे। सर नहीं 2-3 नहीं सर, जो इस साल का जो प्रॉफिट आया उसमें से कम 1% हमारे ऊपर ही छटका दो, तो हम सोचे अगली बार कि भाई थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ना चाहिए। और आपकी कंपनी बोलने का थोड़ा वो मतलब भी निकल पाए। हाँ अच्छा, जीएसटी पोर्टल क्रैश हुआ है? भैया, लास्ट लिमिट पे तो हर बार होता है, मतलब लास्ट डेट पे ऐसा पर्टिकुलर हर बार नहीं होता, पर लास्ट टाइम पे कभी 1-2 बार हुआ है, जीएसटी हुआ है। पोर्टल भी हुआ है। कैसा लगता है? उस टाइम सर फटता है, ये समझ में आता है कि भाई पहले ही रिटर्न फाइल कर ली होती तो, और वो होता ही उसी टाइम होता है जब हमारी रिटर्न लेट होती है, मतलब जिस दिन हमें पता होता है ना कि हमारी रिटर्न लेट होने वाली है उस टाइम ये होता है। अच्छा, कभी डेट बढ़ती है जैसे रिटर्न फाइल करने की तो आपको खुशी होती है या लगता है कि यार अब तो और काम करना पड़ेगा? नहीं, खुशी कुछ नहीं होती, बस वही है कि ये काम जो आज निपट जाना था वो पेंडेंसी में जाना है। पर उसको आज ही नहीं निपटा सकते आप? वो आदत है ना, डेट बढ़ गई आराम से कर लेंगे, अब तो आराम से कर लेंगे, आए डेट आएगी जब कर लेंगे। अब तो अब बढ़ गई ना, अब फिर ये भी नहीं है कि भाई 2 दिन की या 3 दिन की बढ़ती है,
इस बार इनकम टैक्स वाली बढ़िया करी, एक दिन की बढ़ाई बस, एक दिन करो। आज बढ़ गई है, करो, कब तक करो। और फिर पोर्टल बंद कर दिया, बंद भी कर दिया। 16 को फिर चलाई कहाँ पोर्टल, 15 को बढ़ाई, 16 की करी, फिर उसके बाद चला ही नहीं पोर्टल। अच्छा, तो आपको टैक्स सिस्टम इंडिया का कैसा लगता है? अनलॉजिकल है, लॉजिकल। मतलब बाहर वाले थोड़े इनकम से टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। या तो जीएसटी कर लो या फिर इनकम टैक्स कर लो, दोनों में से कोई एक टैक्स होना पर चाहिए। जीएसटी तो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होता है ना। देखो जीएसटी प्रोफेशनल के लिए होता है। अब ये आदमी क्या है कि हर जगह से टैक्स की मार झेल रहा है। कोई प्रोडक्ट हाँ, आप वैसे खरीदने तो जा रहे हो, मतलब अगर एक बंदा किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हाँ, जीएसटी भी भरना है और इनकम टैक्स भी भरना है। मतलब पहले तो वो टैक्स ऑलरेडी भर रहा है, अब ये एक कोई कंपनी खोल के बैठा है, वो जीएसटी ले रहा है, तो जीएसटी अपनी जेब से तो नहीं भर रहा है, वो कस्टमर से लेके भर रहा है। मतलब कस्टमर ने एक टाइम तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया ही दिया, प्लस उसने जो इनकम जनरेट करी उस पर भी वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। प्लस उसके बाद और भी कोई चीजें हैं, जैसे कोई चीज खरीद रहा है उस पर भी उसको टैक्स देना है अलग से, मकान खरीद रहा है उस पर भी टैक्स देना है, कोई चीज है पार्किंग में जा रहा है तो उसके भी टैक्स देना है, और अगर कहीं घूमने जा रहा है तो उस पर टोल टैक्स देने। तो ऑलमोस्ट वो सब जगह टैक्सों से घिरा पड़ा है। या तो कोई एक टैक्स को कम कर दो या एक टैक्स को हटा दो, या तो जीएसटी हटा दो या इनकम हटा दो। इनकम टैक्स हटेगा तो फर्क पड़ेगा? इनकम टैक्स हटती मेरे हिसाब से मोस्टली जो कंपनियां बाहर जा रही हैं या जो बाहर काम कर रही हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, मेरी जो राय है। ओके, बट गवर्नमेंट की इनकम कम नहीं हो जाएगी? देखो इनकम कम हो जाने से अभी क्या होता है, कई जगह जब हम सेल्स के टाइम देखते हैं तो कई लोग क्या कहते हैं, हमें प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं बेचना, हमें लिमिटेड क्वांटिटी में बेचना है। अगर वही चीज क्वांटिटी से कवर हो रही है तो वो चीज प्रॉफिट में बेचने का फायदा नहीं है। तो अगर आप वही 10 पीस पे 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो और वही 100 पीस बेच के भी आप 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको 100 पीस बेचने में ज्यादा बेनिफिट लगेगा चाहे आप रेट कम कर लो। तो उसी तरह से अगर आप इनकम टैक्स हटा के जीएसटी पे भी आपको अगर इनकम टैक्स की पेमेंट आने लग जाएगी, मैं आपको बताऊं आज के टाइम पे 70% इंडियन ऐसे होंगे जो आज के टाइम इनकम टैक्स आईटीआर अपनी फाइल नहीं करते होंगे। ओके, और बिना फाइल के बच जाते हो? देखो नॉर्मल है उनका, तो बैंकिंग भी इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है, और आज के टाइम पे गवर्नमेंट हर किसी पे तो स्ट्रिक्ट हो नहीं रही है, धीरे धीरे हो रही है पर इतना तो हो नहीं रही है कि भाई सबको पकड़ ले, सबको कोई काउंट बचने आउट का कर ले। उपाय है अगर किसी की ज्यादा सैलरी है? मतलब इतनी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, ये तो वैसे इलीगल सवाल हो गया, बट बचते हैं? देखो बचने का कोई चांस नहीं है, जब पकड़ में आ जाए तो सबके पास नोटिस आ जाते हैं, ना पकड़ में आए तो राम भला करे। बाकी कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी जो टैक्स फाइलिंग है या जो आईटीआर है वो प्रॉपर तरीके से फाइल करो ताकि मतलब आपके पास बचाने जवाब के रहे। चक्कर में ना रहे। हाँ ठीक है, नाइस अर्पित जी, हम सोच रहे थे अगर आप बचाने का बोलते तो हम आपसे काम करवाते, बट कोई बात नहीं। मेरे से काम जब ही कराना जब प्योरिटी में आना हो। ओके ओके अर्पित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है तो आपको तो उसमें जरूर आना होगा। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सुशील जी। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए कैसा चल रहा है? मैं एकदम बढ़िया। आप बताओ। हाँ, मेरा भी ठीक ही चल रहा है। शुरुआत करते हैं, आप वैसे प्रोफेशन एज अ प्रोफेशनल क्या करते हैं? मैं अकाउंट्स में जॉब करता हूँ और मुझे कम से कम 13-14 साल हो चुके हैं एज एन अकाउंटेंट। ओके, जी। तो आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं या किसी सीए के अंडर? बिकॉज यहाँ इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है काम हाँ, करने की। इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मैं एक्चुअली मैं काम करता हूँ सीए के पास, ओके, लेकिन मुझे कंपनीज का काम भी करने जाना पड़ता है, तो मैं दोनों टाइप के काम करता हूँ। मतलब सीए के लेवल का काम भी करता हूँ और जो नॉर्मल अकाउंटिंग जो होती है जो बेसिक, वो भी मतलब गाइड आप भी करता हूँ। ट्रैवल भी करते हो? बिल्कुल, ट्रैवल भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, ऊपर लेवल का ऑडिटिंग लेवल का काम भी करता हूँ। तो ऑलराउंडर हूँ मैं एक तरीके से। नाइस नाइस नाइस। तो मैं तो क्या, ऑलराइट, तो आप ये बताएंगे कि आपने अकाउंटेंट ही क्यों चुना? एक्चुअली हम भेड़ चाल में चले गए। ओके, हमें पता ही नहीं था, 10th के बाद चूज करना होता है अकाउंट्स लेना है, आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है। तो एक्चुअली मैं इतने नंबर अच्छे आए नहीं थे, पढ़ाई में इतने अच्छे थे नहीं, तो साइंस का तो सवाल ही नहीं होता। और हमने सुना भी अपने सीनियर से या अपने भाइयों से ये सुना है कि साइंस में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ाई से बचने के लिए सोचा आर्ट्स में चले जाएं। तो आर्ट्स वाले की कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ नहीं करते, इससे बढ़िया ना पढ़ो। लेकिन पापा का ये था कि पढ़ाना तो है और अच्छा पढ़ना है, कि बजट भी कम है
और बच्चा पढ़ भी जाए, तो हम सबके साथ अकाउंट्स में चले गए। तो भेड़ चाल कह सकते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे पता ही नहीं था कि क्या लाइफ में इम्पोर्टेंट है, तो सबके साथ हम भी अकाउंट्स में चले गए। तो आपने इस अकाउंट्स में और भी तो मतलब सीए जैसे प्रोफेशन भी होते हैं, जैसे आप हाँ, उनके साथ काम ही करते सीए हैं। जैसे प्रोफेशन होते हैं, लेकिन जब एक्चुअली में जब मैंने 10th पास की और मैंने पूछा, या पापा ने भी बताया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा तो उनको एक कागज पे लिख के किसी ने, जो उनके ऑफिस में जो पापा को लगता है कि अच्छा काम करते हैं, अच्छा तो उन्होंने लिख के दिया कि बच्चे को सीए करवाओ। अच्छा ओके। तो जब वो मैंने सुना सीए करवाओ, फिर मैंने कुछ पूछा दोस्तों से और अपने जिससे कोचिंग लेते थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसमें टाइम लगता है 5 साल, कोचिंग लेनी पड़ती है बाहर, कम से कम 2 या 3 साल की कोचिंग है, और ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड में ये होता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे इन द सेंस कोई वो इंटर्नशिप स्टाइफंड, जिसको बोलते हाँ हैं। स्टाइफंड 1500 उसमें आपका कन्वेंसी होगा, तो उसमें कोई फायदा होता नहीं है। तो फिर मैंने पापा से बोला, मैं कहा इतना खर्चा आएगा, पढ़ाई है कर लेंगे। फिर जब खर्चे की बात आई कि 1.5-2 लाख रुपए लग जाएंगे, और प्लस 5 साल के बाद कहीं जाके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही कम रिजल्ट आता है परसेंटेज में सीए का, तो सोचा, पर कोशिश नहीं कर पाए कभी। अच्छा, तो आपने फिर उसके बाद फिर करियर ही चुना कि मैं काम ही हाँ, कर लेता उसके हूँ। बाद बाहर कहीं थोड़ा जॉब कर लें, अपर स्टडी जो थी, कॉलेज जो था वो हमने डीयू से किया, मतलब ऑनलाइन किया, तो धीरे धीरे करते रहे। तो फिर पता लगा कि चलो सीए नहीं कर सकते, तो ट्रेनिंग बेस पे सीखने के पर्पज से सीए के पास एज ए ज्वाइन कर लो। तो सीए के पास ज्वाइन किया, तो 2-3 जगह गए, तो वहाँ पे सब कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर किसी को चाहिए नहीं, तो उसमें भी बड़ा दिक्कत थी कि अब करें तो क्या करें। और कहीं पे भी जाएंगे तो बड़ा, कम से कम 7-8 जगह गए, तो सबको एक्सपीरियंस चाहिए। Correct. अब बस उनको, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम किया, तो उनको एज ए ये था कि चलो कुछ ना कुछ कर ही लेगा लड़का, तो मैं एज ए पेड असिस्टेंट बोलो या फ्री में समझो, मैं काम सीखने के पर्पज से गया। मतलब आपने उससे पहले कोई कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया? कोर्स एक छोटा सा टैली का कोर्स होता है, अच्छा, वो तो सब लेकिन कर- जब तक प्रैक्टिकल करोगे नहीं तब तक कुछ समझ कोई आता फायदा नहीं है। नहीं। बिल्कुल 6 महीने का या 3 महीने का कोर्स था, वो भी इस तरीके से ज्वाइन किया था कि प्लेसमेंट वही करके देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल। तो 3 महीने मैंने किया, उसके बाद मैंने कहा चलो प्रैक्टिस के लिए सर कहीं कुछ करवा दो, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने एक्चुअली में वो कोर्स भी पूरा नहीं किया, क्योंकि पता लग जाता है कि कहाँ पे सिखाया जा रहा है और कहाँ पे टाइम पास हो रहा है। तो मैंने कहा इससे बढ़िया मैं प्रैक्टिकली कहीं सीख लूँ, तो मैं सीए के पास एज ए ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था, बस सीखने में हम फ्री में चले गए। तो बस यही है जर्नी स्टार्टिंग से। जी, तो आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो अकाउंटेंट्स की होती है कि नॉर्मली कि सेल परचेज की क्या, हमें ऑर्डर मिलता है, कोटेशन मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना माल क्या तैयार है क्या नहीं है, तो हमें सेल के बिल काटने होते हैं। परचेजेस जो आती हैं, परचेज के इनवॉइस, इन्वेंट्री वगैरह की, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में तो प्रोसेसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है। नॉर्मल जो होता है वो ये होता है कि सेल परचेज और बैंक रिकन्सिलेशन, कि हमें किस पार्टी को पैसे देने हैं, किसको हमने सामान दिया था, किसके ड्यू हो गए, कहाँ से हमें पैसे आने हैं। तो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती हैं, और अप टू डेट MIS एक बना के कि सर ये मंथ एंड है, हमारी ये ड्यू डेट्स है कि हमें ये इनको पेमेंट करनी है, इनसे अभी तक पैसे आए नहीं हैं, इनको रिमाइंडर डालना है। ये तो रिमाइंडर डालने का भी काम आपका होता है? बिल्कुल हमारा सारा काम होता है, रिमाइंडर डालना होता है, बिलिंग करनी होती है, ई इनवॉइसिंग होती है, ई वे बिल होते हैं, कस्टमर डीलिंग होती है, सब कुछ होता है, A to Z MTS होता है एक तरीके से। ओके। वो मैं देख तो रिमाइंडर के लिए आप खुद के लिए कोई रिमाइंडर यूज करते हैं, आपको याद रहता है? अब हम MIS बनाते हैं तो हमें याद हो जाता है कि ये वेंडर, ये हमारे जो कस्टमर हैं, ये बड़े ही बढ़िया किस्म के आलसी हैं, तो किस्म जब के। तक हम बताएंगे नहीं तब तक ये अपनी तरफ से कोई पेमेंट नहीं करते, या उनका दोबारा ऑर्डर आए तब हमें रिमाइंड करना पड़ता है। अगर ऑर्डर नहीं आया तो हमें पता लग जाता है कि हमें रिमाइंड करना ही है, पैसे नहीं आएंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक वाले इम्पोर्टेंट सवाल पे चलते हैं
कि आपको क्या लगता है कि अकाउंटेंट्स को मार्केट में उतनी रिस्पेक्ट या सैलरी नहीं दी जाती है? बिल्कुल सही बात है। मार्केट में अकाउंटेंट को दिल से सैलरी, बोलना। बिल्कुल बिल्कुल सैलरी क्या, अकाउंटेंट एक, अगर आप देखोगे ना, दिल की फीलिंग बता रहा हूँ, अकाउंटेंट हो गए जैसे घर में काम करने वाले मेड नहीं होते कि ओके। कोई भी रिप्लेस कर सकता है। मतलब अगर आपने हाइक मांग लिया तो ये होता है कि आप करते ही क्या हो, ओके। आप करते ही क्या हो। तो और अगर छुट्टी मांग ली तो ये काम कौन करेगा। और अगर मतलब ये हो गया इतना अनप्रोफेशनल हो गया है काम कि अकाउंटेंट्स यूं चेंज होते हैं जैसे कल कोई आया, जैसे वो ट्रेनिंग पीरियड पे जैसे 4 दिन के लिए काम करके गया, जबकि ऑफर लेटर सब कुछ होता है, और जी मुझे माहौल पसंद नहीं आया, जी मुझे ये पसंद नहीं आया, या बॉस को पसंद नहीं आया, तो दिन भी नहीं लगते, उसमें 3 दिन कुछ 4 दिन कुछ नहीं। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है कि इतने दिन का नोटिस पीरियड हो गया, या आपका कॉन्ट्रेक्चुअल नोटिस पोजीशन है पीरियड तो जब इतना होता time? है जब आप काम समझो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो, अलग मतलब फील्ड ही अलग होती है। जैसे किसी ने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, उसको ट्रेडिंग में ला दोगे, ट्रेडिंग में जैसे ही वो बंदा आता है वैसे ही बिल्कुल अलग होता है। अब क्या होता है, जो सिलेक्शन होता है, जो अकाउंटिंग में जो भी अकाउंटेंट जो हायर करते हैं, उनको उसी बैकग्राउंड, उनको सिर्फ अकाउंटेंट पता है कि अकाउंटेंट हायर करना है। उनका बैकग्राउंड देखेंगे, आपने 6 साल काम किया, 3 साल काम किया, लेकिन ये नहीं देखते वो किस टाइप का काम कर रहे हैं। मतलब आपके इसमें भी वहाँ वेरिएशंस है, बहुत वेरिएशन है, इसमें बहुत वेरिएशन है कि अगला बंदा उसने 6 साल दिए एक स्पेसिफिक चीज में, अगर उसी की रिक्वायरमेंट है फिर तो ठीक है, अगर उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बंदे को सीखना पड़ता है वहां पे भी। और इतना टाइम कोई देना नहीं चाहता, सारे सोचते हैं कि एक्सपर्ट होना चाहिए, तो थोड़ा टाइम लगता है सीखने में भी, 15 दिन, महीना, 1 महीना, 2 महीने, पूरी चीजें सीखने में कंपनी का बिल्कुल सीखने में टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम देते ही नहीं है। बिहेवियर जो बॉसेस का होता है वो ऐसा होता है कि आप सब कुछ हो, मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ, सही डाटा एंट्री वाला काम है वो कोई और कर सकता है, लेकिन नहीं, अकाउंटेंट कर रहे हैं। आपको बिल बनाना है, आपके पास आ गया, चीजें आ गई कि ये सर ये पीआई आ गया, इनवॉइस बना दो। अब गोडाउन में वो माल है ही नहीं। चीजें जब प्रॉपर तरीके से, उसके बाद क्वालिटी होती है, कोई गुड्स अगर सप्लाई हो रहा है कि किस क्वालिटी का है, माल पहुंच जाता है, सब कुछ चला जाता है, हमारा काम हो गया, वहां से फिर वापसी, ये जी डिफेक्टिव है, ये वो है, बहुत सारी चीजें होती है। ओके, मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी वेरिएशंस बहुत थे। वेरिएशन है, मतलब ये बहुत तो है। वही हो गया कि जैसे आप कॉर्पोरेट्स में मल्टीपल काइंड्स ऑफ कोड्स होते हैं, तो आपको पाइथन आता है, जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो इसी तरीके की चीजें बहुत बहुत वैरायटी है इसमें। आप मतलब अब अकाउंटेंट्स, आप एक्चुअली में क्या होता है, अकाउंटेंट बोल के हायर किया जाता है, लेकिन पूरे दिन में अकाउंटिंग का काम सिर्फ वो 15 से 20 मिनट करते हैं, और बाकी बाकी का काम जाओ स्टोर में देखो, स्टोर में कौन क्या कर रहा है, मतलब एज ए सुपरवाइजर ट्रीट होता है। मतलब वो गाड़ी आ रही है, माल आ रहा है, चेक करो कि क्या क्या सामान आया है, क्या नहीं आया। तो आपको लगता नहीं कि इसके हिसाब से उनको सुपरवाइजर की भी सैलरी देनी चाहिए, और मतलब इतने सारे काम निकाल रहे हैं? ऐसा होता है, होना तो चाहिए, लेकिन वो एज ए जो जो बोल के अकाउंटेंट बोल के जो करते हैं वही पेड दे दे, वही गनीमत है, क्योंकि जो मिनिमम वेजेस जो भी है उतना भी अकाउंटेंट को नहीं मिलता है। आज के टाइम पे कोई 25,000 या 30,000 पे जिसको किया जाता है, उसको 8,000 वाला बंदा रिप्लेस कर रहा है। मतलब अच्छा, इतना, आपको जैसे 12 या 14 साल हो गए बिल्कुल आपको, बिल्कुल। तो आप एक ही जगह पे तब से? मैंने एक्चुअली में अकाउंट्स लाइन में, मैंने ये मेरी दूसरा सीए फर्म है एक्चुअली में, मैंने काम सीखा जहाँ, तो 3 करंट ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल से आप? वहां पे मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। आपको अब भी लगता है कि कोई रिप्लेस कर सकता है आपको? बिल्कुल कर सकता है। ओके, कोई जॉब मतलब सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है, कुछ कोई सिक्योर job नहीं है, secure- यहाँ तक कि कल का भी नहीं पता। इट साउंड्स स्कैरी, बिल्कुल। स्कैरी बहुत ज्यादा। तो अच्छा, ये थोड़ा सा निजी सवाल है, जी। अगर आपका मन करे तो आप बता सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। आपने जब पहली बार जॉब करी थी तो कितने पैसे मिले थे? जॉब क्या, मैं तो ट्रेनिंग पीरियड पे था, तो मैं एक तो कुछ भी तरीके नहीं? से 500 रुपए या फ्री, ऐसा ही, मतलब मैं तो फ्री को जाने को तैयार था कि कोई मुझे काम सिखा दे। अच्छा, तब कि तो मतलब अच्छा, ठीक हाँ, है, तो समझ गया। मैंने तो फ्री में ही मान लो, उन्होंने जो दिए वो मैं
500 रुपये या 1000 कुछ दिए होंगे महीने के, बस उसी में मैंने काम, मेरे को तो एक्चुअली में काम सीखना था। और जब आपका एक्सपीरियंस हो गया और आपने पैसे लेने के लिए जॉब ज्वाइन किया, तब कितने मिले थे आपको? जब मुझे काम आ गया था, जब मुझे पता था कि मैं हैंडल कर सकता हूँ ये काम, तो मुझे 5000 रुपये मिले थे। मैंने 5000 में ज्वाइन किया था आज से 12 साल पहले। और अब 12 साल के बाद? अब 12 साल के बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंट होते 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 मैं आ गया हूँ 10x पे आ गया हूँ। अच्छा, 10x पे। बिल्कुल। ऑल राइट, मीन्स 12 साल का एक्सपीरियंस, तो ठीक है, ऑडियंस अपने आप कैलकुलेट कर लेगी कि मैं increment कितना इसीलिए होता थोड़ा है। सा, अगर अकाउंट्स का है तो मैंने इसीलिए 10x बोला, अपने आप हाँ, काउंट कर वो सकते कर हैं। सकते। तो अच्छा, आपने तो बता ही दिया कि रीजन क्या है, कि कोई भी रिप्लेस कर सकता है बिल्कुल, इस कोई वजह से। रिप्लेस, कोई इसमें और वो रिप्लेस नहीं कर है। सकता है, इट मींस ज्यादा लोग हैं मार्केट में या कम पैसे में लोग करने को राजी हो जाते हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब साइंस वाला बंदा भी, साइंस फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो वो भी अकाउंट्स में आ जाते हैं। ओह, अभी भी अच्छा। मैं जहाँ पे बहुत जगह जहाँ अकाउंटेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो आर्ट्स वाला बंदा है वो भी अकाउंट्स में है, उसको डेबिट क्रेडिट पता ही नहीं है, उसको 12th में 11th में अकाउंट्स कभी की नहीं है, आर्ट्स से की है, वो भी अकाउंटेंट है। जो साइंस से की है, जिसने 11th 12th में साइंस ली है, ठीक है, मतलब उसके बाद बीएससी की है, लेकिन उसको उस फील्ड में जॉब नहीं मिली तो अकाउंट्स में आ गए। ओह, तो आपने उनको बोला नहीं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी? जहाँ जॉब मिले, सबको काम करना है, अपनी फील्ड में नहीं मिल रहे तो क्या करे, काम तो करना ही है। अकाउंट्स में क्या है, इजी टू रिप्लेस है। जिसने साइंस की स्टडी की है उसको थोड़ा इजी लगता है, तो सोचते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग कर लेंगे, 1 साल की ट्रेनिंग कर लेंगे तो बन जाएंगे। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में आते हैं तो जो उनसे सीनियर लेवल के होते हैं उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है समझाने के लिए कि जो बिल्कुल। सीख के आए हो और जो प्रैक्टिकल में हो रहा है उसमें फर्क होता है। अच्छा, बहुत सी माइनर सी मिस्टेक बहुत सारा नुकसान करा सकती है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए खुद ही, जितना मेरे को लगता है कि जो अकाउंटेंट है वही बेसिकली फाइनेंस संभालता है। बिल्कुल। फाइनेंस का जो भी देखना देखना है, ठीक है। एक फाइनेंशियल मैनेजर भी, फाइनेंशियल एडवाइजर या मैनेजर जो होता है, इज दैट सेम टू नहीं, अकाउंटेंट? अकाउंटेंट का काम होता है अपने बिजनेस में जो है वो नॉर्मल काम करना, उससे अपर लेवल के भी होते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है ओके, कि टैक्स प्लानिंग करनी है, वो सीए का काम होता है, प्रोफेशनल्स का काम होता है ओके। कि हमें क्या बिलिंग, मतलब क्या काम, मतलब कितना हमारा सेल हो गई है, कितनी परचेज है, हमें कितना रेवेन्यू, मतलब कहाँ से हमें पेमेंट इकट्ठी करनी है कि हमें टैक्सेस पे करने हैं एवरी मंथ, मतलब महीने में कम से कम 30 डेज में से कम नहीं तो 7 या 8 दिन हमारी डेडलाइन होती है। ओह, ओके। 7 तारीख डेडलाइन, 11 तारीख डेडलाइन, 13 तारीख डेडलाइन, 15 तारीख डेडलाइन, 20 तारीख डेडलाइन, 23-24 तारीख डेडलाइन, 30 तो होती है कि एंड में हमें ये चेक करना है कि आज मंथली में इस महीने में क्या परचेज हुई, क्या सेल हुई, कितना टैक्स बनेगा। बहुत, ये हमारी सारी डेडलाइन है, कोई वेकेशन कुछ प्लान ही नहीं कर सकता। अच्छा, कोई ऐसी स्किल है अकाउंटिंग में आपको ऐसे लगती है कि, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट्स में बहुत सारी स्किल्स होती है, एक ही कंपनी में रह के बंदा काम करते करते उनको फ्री एक्सेस मिलता है दूसरे टूल्स या दूसरी चीजें सीखने का, वो उसमें सीख के अपना रिज्यूमे में ऐड करते हैं, इंटरव्यू देते हो, ज्यादा सैलरी पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ है अकाउंट्स अकाउंट्स में क्या होता है कि अगर आपकी जैसे बेसिक ऑफिस जो एमएस ऑफिस होता है, अगर उसमें पकड़ अच्छी है, उसमें अगर ग्रो कर लेते हो तो और भी आपके ऑप्शन खुल जाते हैं। ओके। जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल में अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो अकाउंट्स के साथ साथ आप एमआईएस वगैरह बना सकते हो। मतलब बहुत सारे कंपनीज को प्लानिंग चाहिए होती है कि बहुत सारे डेटाज आते हैं, उनको रिकंसाइल वगैरह करके एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। वर्ड हो गया, पीपीटी हो गया, ये भी मतलब स्किल्स ऐड होती रहती हैं। और जैसे जैसे आप इसमें मजा भी आता है, अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो ये चीजें करने में बहुत, मतलब एक जिसको करना है तो उसको मजा भी आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें बहुत सारे ऐसे काम दिए जाते हैं जो हमें टाइम ही नहीं देते तो कि इसमें काम करें। अगर किसी को अपना पैसे बढ़वाने और स्किल्स अपग्रेड करनी है, तो जैसे कि उसको ऑफिस का टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल तो अपार्ट फ्रॉम ऑफिस कर सकता है वो? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें आप बहुत बट से प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? नहीं, प्रैक्टिकल क्या होता है कि आपके पास ऑफिस के बाद टाइम होता है कि आप उसमें काम करो,
और ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑफिस में हो तो वो काम आपको कहीं और, मतलब ऑफिस में ही होता है, कोई और करता है, तो धीरे धीरे आप वो सीख के कि सर मैं ये भी कर सकता हूँ, तो उसमें आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं सेम ऑफिस में हो, कहीं और बहुत जगह होता है कि जहाँ दोनों काम चलते हैं, एक्सेल में भी काम होता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी, जैसे आपने बोला, वैरायटी होती है जी और मल्टीपल इंडस्ट्रीज होती है, जी तो जी। किस इंडस्ट्री या किस वेरिएशन में काम करने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं अकाउंटेंट्स? डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर और उनके वर्क के ऊपर कि कंपनी कितना अच्छी है जो टर्म एंड कंडीशन पे काम करती है। एक होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं और मतलब एक लिमिटेड वर्क होता है। अकाउंटेंट्स जो काम करते हैं वो, जैसे एक काम है तो उसे सिर्फ परचेज का काम दिया है कि आपको सिर्फ परचेज हैंडल करनी है, परचेज देखना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं। उसमें टीम होती है अलग कि आपकी टीम ये चीज करेगी, आपको 3 बंदे दे दिए, परचेज करो, सेल करो और बैंक रिकनसाइल करो, वेंडर पेमेंट करो, ये अलग टीम होगी। दूसरा होता है कि आप गोडाउन में जाके चेक करो कि क्या पोजीशन है, फिर उनको अपडेट करो कि सर ये चीजें हैं, इन चीज की रिक्वायरमेंट है, आगे ऑर्डर दो। वो भी अकाउंटेंट करते हैं, हालांकि इसके लिए अलग टीम है, लेकिन वो भी अकाउंट्स में काउंट होता है। ओह ओके, मींस अकाउंट्स एक बहुत 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 बड़ा है, बहुत। ओके। तो आपको एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि एक बंदा जो मल्टीपल पार्ट करता है एक छोटी कंपनी में, जिसको बेसिकली लाला कंपनी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वहां पे उसको मान लो 20,000 25,000 दे रहे हैं, वो सब कुछ काम कर पा रहे हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक एमएनसी में मिलती है, तो उसको कितना ज्यादा पैसा मिल सकता है, अगर आपको पता है तो? एक्चुअली में एमएनसी में अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो बंदा कर ही नहीं पाएगा। एमएनसी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, ओके, इसीलिए तो उनको उसको टीम एक पार्ट मिलेगा। बिल्कुल एक पार्ट दिया जाता है। अगर और एक्चुअल में अगर आप एमएनसीज में देखोगे तो जिसको एक पार्ट दिया जाता है वो उस पार्ट से ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना काम होता है। उनको भी टीम सेम ही इसी चीज में, अपने अंडर भी एक बंदा चाहिए होता है, 2 बंदे चाहिए होते हैं, टीम चाहिए होती है। इसीलिए लाला लोगों उनके पास क्या होता है, थोड़ा लिमिटेड वर्क होता है, इसीलिए वो सारा काम करवाते हैं कि ये भी देखना है, ये भी देखना है। तो पूरा पूरा मेहनत का पूरा पैसा जितना पैसा दिया गया उससे डबल ट्रिपल काम करवाएंगे, बहुत सारा, मतलब इस लेवल पे होता अच्छा, है। एक कंपनी के लिए, चाहे कंपनी हो लाला कंपनी या कोई भी हो, सीए इंपॉर्टेंट होता है या अकाउंटेंट? अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीए का काम बिना सीए के काम चल सकता है? मैक्सिमम जगह चल रहा है, चल रहा है बिल्कुल ऑलरेडी। मैक्सिमम जगह चल रहा है, जिसकी वजह से उन लाला कंपनियों में से कुछ को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। नोटिसेस आ रहे हैं जिनका रिप्लाई सीए को करना चाहिए, अकाउंटेंट कर रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। रिटर्न्स हैं, हाँ, सीए का काम है, अकाउंटेंट भर रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, फंसता कौन है? मालिक फंसता है। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाद में उनको पेनल्टीज के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। रिसेंट लेकिन एक केस भी सुना है मैंने बिल्कुल अपने किसी दोस्त ऐसे अभी धीरे धीरे और केस आएंगे बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो मीडिया में या बाहर आते नहीं है, वो सेटलमेंट हो जाता है उनका। अच्छा, इसमें भी सेटलमेंट होता बिल्कुल। है। आपने मैक्सिमम सबसे ज्यादा लेट तक कब तक काम किया है? मैक्सिमम मैंने वही 12 बजे रात के, उसी के बाद लास्ट डेट होती है, उसके बाद हम कुछ भी कर लें, लेट हो गए तो हो गए। अच्छा, जो डेडलाइंस होती है, जैसे आपने बताया कि हर कुछ दिनों के बाद तो बिल्कुल, डेडलाइन होती बिल्कुल। है, एक वो वाली डेडलाइन होती है जिसमें जीएसटी की डेडलाइन होती है, नहीं सॉरी, जीएसटी तो हर महीने भरा जाता है, बिल्कुल हर महीने वो भरा जाता है। इनकम टैक्स की जो डेडलाइन होती है, इनकम टैक्स की डेडलाइन होती है नॉर्मल पर्सन के लिए, और साल में जो एक बार आती बिल्कुल जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको इनकम टैक्स की रिटर्न आईटीआर जिसको बोलते है। हैं, उसकी डेडलाइन होती है। जो कंपनीज जो ट्रेडिंग वगैरह करती हैं और थोड़े बड़े लेवल पे करती हैं, 10 करोड़ 12 करोड़ जिसकी सेल होती है, तो उनका ऑडिट होता है, तो उनकी भी डेडलाइन होती है। उनमें फॉर्म्स में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और थोड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, खर्चे हो गए, एक्सपेंस हो गए, बहुत एक्सपेंस, खर्चे, परचेज, सेल, बहुत सारी रिकंसिलेशन, डेटर क्रेडिटर, बहुत सारी चीजें होती तो हैं। इसमें आपको उसमें डेडलाइन छुट्टी पे भी काम करना पड़ा है? बिल्कुल करना पड़ा है। छुट्टी तो हमारी होती नहीं है उस मंथ में, जिस मंथ में डेडलाइन होती है उस मंथ में हमारे संडे नहीं होते। क्या होता है संडे हमें नहीं पता उसका होता। ओवर टाइम मिलता है? नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता? कुछ
कंपनसेट हो जाता है पर कुछ पे नहीं किया जाता। आज तक मुझे तो कुछ ऐसा मिला नहीं कि आपने 12 साल में कभी नहीं? 30 डे काम किया, ये लो 30 डेज की सैलरी पूरी ओके, एक्स्ट्रा लो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। बस वो बट है ये कि होना चाहिए बिल्कुल आपके होना हिसाब चाहिए। से। ओवर टाइम जो लेबर लोगों के लिए है, हमारे लिए कोई टाइमिंग नहीं है। आपने लॉ पढ़ा है, लेबर लॉ जो, हाँ लेबर लॉ ही बोलते हैं उसको। बिल्कुल जो लॉ है सब कुछ है, पर उसके अकॉर्डिंग नहीं होते काम। तो अगर उसके आपने अकॉर्डिंग सोचा कभी इसके खिलाफ आवाज उठाए या कुछ करे? लीगल चीज़ों में कोई पढ़ना नहीं चाहता, और जो एक्चुअली में जो नॉर्मल बंदा जो सोचता है कि अभी जो चल रहा है हम वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, ले ऑफ इतने हो रहे हैं, एआई ऑटोमेशन पता नहीं क्या क्या चीज़ आ गई है, तो नॉर्मल काम जो चल रहा है बंदा उसी में। तो जैसे कि अभी तो बहुत सारे बाई चांस अगर कुछ ऐसे बच्चे देख रहे हो जो 12th में है या 10th में है, उनको आप रिकमेंड करोगे कि अकाउंट्स लाइन में जाए? अकाउंट्स लाइन में एक्चुअली में क्या है कि जाओ, अगर जाए आप, तो स्किल्स कौन कौन से बिल्कुल सीख के जाए? अगर जाए तो उसमें क्या होता है, बेसिक आपको सीखना आपको आना चाहिए। एक्चुअली में मैंने जो बेसिक सीखा वो ट्रेनिंग में सीखा था, ठीक है, जहां मैं फ्री में काम करने को रेडी था। प्रैक्टिकल जब तक नहीं काम आता तब तक हमें नहीं पता नहीं सीख लगता। सकते। थ्योरी में हमने पढ़ा था, लेकिन हमें डेबिट क्रेडिट पता ही नहीं था क्या था। सीएम फर्म में गए हैं, प्रैक्टिकल काम किया है, तब हमें पता लग रहा है क्या चीज होती है। तो उसमें अगर किसी का दिमाग चलता है तो वो ग्रो करने को बहुत कर सकता है। बहुत इसमें मल्टीपल वैरायटीज हैं, बंदा बोर नहीं होगा एक ही काम करते करते, बहुत सारी चीजें हैं आपका। मेरे को अभी 12-15 साल हो चुके हैं इसको करते करते, लेकिन मैं बोर फील नहीं करता। मेरे को हर हफ्ते हर 15 दिन में कोई नया चैलेंज मिल जाता है। ओके, ये कैसे करें, ये नाइस। नई चीज है। अच्छा, आपको जैसे आपकी उम्र दोबारा से छोटी कर दे, लेट्स से 5th क्लास, आप क्या किस करियर की तैयारी करेंगे? अकाउंट्स की करेंगे या नहीं, पहले ये बताइए। अगर मुझे पहले से नॉलेज है, अगर मुझे पता है कि इसीलिए आगे, अभी से बोला हाँ, मैंने, अब आपकी कर देता हूं। अगर मुझे पता है कि इस फील्ड में आगे करियर बन सकता है, अगर रिस्क, एक्चुअली में रिस्क फैक्टर है, अगर आप इस फील्ड में अच्छे हो, इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल करो। ओके, बिल्कुल करो। जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पता है कि मैं आगे ग्रोथ कर लूंगा, अभी मेरे को एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे चीजें पता है। अगर आप कोई नया बंदा, कोई नया बच्चा करना चाहता है तो बहुत अच्छी चीज है, ओके, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो, किस कंपनी में हो। इसमें जैसे कुछ लोगों की कुछ लोगों का ड्रीम होता है 5 zeros में अर्न करना, बिल्कुल कर सकते हो हैं, सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 zeros बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए इसमें इस उसको लेव- कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा? हाँ, इसमें एक्चुअली में एक्सपीरियंस काम करता है, एक्सपीरियंस काम करता है। उसके बाद आपकी स्किल्स काम करती है, आपकी लर्निंग पावर, कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हो। ओके, तो इसमें कोई, आप 7 0 तक पहुंच सकते हो अकाउंट्स में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। एक होता है ना तालाब का मेंढक, हाँ हाँ हाँ, हाँ, अगर आप समझ उस एरिया में काम कर रहे हो तो वो आप गया। मतलब आपको सोच ही बाहर नहीं निकलना पाओगे, पड़ेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पे डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस है, कुछ है, सब कुछ है, ओके, लेकिन आपको डिग्री चाहिए। तो कौन सी डिग्री चाहिए? CS CA, ओके, अगर सीए कर लिया तो ऑफ कोर्स बिल्कुल आप कुछ CA, सीख। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ सीए बनने के बाद भी नहीं ग्रो कर पाए हो? उसमें वो उनकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करो कि अगर आपने CA कर ली और आपको जॉब नहीं करनी, तो आपको क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे, और वो कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। जैसे आप जिस सीए के पास करते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स है। बिल्कुल, धीरे clients धीरे है। जब मैं था, तब जब मैंने स्टार्ट किया था तो उनके पास नहीं थे, धीरे 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 ग्रो होती है चीजें। अच्छा, एक बात बताइए कि उनके पास जो कंपनीज आती है काम करवाने के लिए अपना, जी, उनके पास अपने खुद के अकाउंटेंट्स नहीं है? 80% 90% जो बड़ी कंपनी होती है वो अकाउंटेंट्स रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी कंपनियां होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि 40 लाख के ऊपर आप GST लो। जो एमएसएमईज जो होते हैं। हाँ, MSME जो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, वो नॉर्मल जो काम करते हैं, उनको अकाउंटेंट्स वो नहीं रखते हैं। तो वो सीधा सीधा अपना CA के पास जाते हैं, जी ये मेरा पूरे साल का ये है रिकॉर्ड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कर, आपके वो पास अकाउंटेंट नहीं रखते। आपके पास किसी ऐसी बड़ी कंपनी का काम आता है जिसके पास ऑलरेडी अकाउंटेंट्स है? बिल्कुल, बहुत सी कंपनियां हैं तो जो अकाउंटेंट्स रखते हैं। वो सीए के पास क्यों आ रही है? उनके पास सीए नहीं है इसलिए? नहीं, उन्होंने अपने ये CA हायर किया है ना,
कि वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिल्कुल काम करते हैं। जो अपने कंप्लायंस जो पूरे जो सीए का ही काम है, अच्छा, ऑडिट सीए कर सकता है, अकाउंटेंट नहीं पर कर वो सकता सीए आपसे काम करवा रहा है। वो तो हम सीए के स्टाफ हैं तो क्या करें, वो सीए खुद तो काम नहीं कर रहा था, खुद तो नहीं कर सकता ना। खुद अब नहीं 100 हैं, 100 क्लाइंट हैं, 100 क्लाइंट का तो स्टाफ तो रखना पड़ेगा ना। अब उसमें आर्टिकल्स आते हैं, वो ट्रेनी होते हैं, कुछ सीए भी होते हैं, तो अच्छा, आपके पास जो क्लाइंट्स हैं जी उसमें हाईएस्ट टर्नओवर कितना देखा आपने? हाईएस्ट टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 1200 करोड़। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इससे डायरेक्ट बात करके उसका काम करने लग जाऊं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा? क्योंकि नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, नहीं वो शॉर्टकट। नहीं, वो शॉर्टकट में क्या है, वो गुडविल खराब होती है एक्चुअली में, क्योंकि जो और जिसके अगर वो पास 1000 खुद करोड़ है, अगर वो खुद आपको ऑफर दे तो? नहीं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, पर कुछ चीजें पैसा होती, ज्यादा मिलेगा तो पैसा ज्यादा responsibility- होता है लेकिन उसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि नॉर्मल अकाउंटेंट या जो हम सीएस का काम करते हैं वो हम प्रेफर नहीं करते। अगर माइनर सी मिस्टेक ठीक है। हम हमें क्या है, हमारे ऊपर सीए है, ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम कुछ भी करेंगे सीए एक बार चेक करते हैं ये टर्म एंड कंडीशन है, ये चीजें सही ओके बात हैं। सपोज करो हमने कोई मिस्टेक कर दी, हम्म। सीए हमें बताते हैं कि ये अभी नई चीज है, नए नए रूल्स आते हैं, नए नए रेगुलेशन आते हैं हर साल, हाँ, हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर साल हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अपने वो नया सीतारमन जी। हाँ सीतारमन जी नए नए रूल्स लाते हैं, इनकम टैक्स पूरा चेंज कर दिया है, ये 1 फरवरी को फिर से बजट आएगा, बहुत से लोगों को समझाना पड़ता है बजट होता क्या है, इतनी लिमिट होगी, इतनी तो ये पढ़ाई आपके सीए कर रहे हैं? ये उनके पास आते हैं, फिर हमें करनी पड़ती है, हाँ। कुछ चीजें हमें पता होती हैं जो हम उनको बताते हैं, कुछ चीजें उनको पता होती है जो हमें बताते हैं। ओके। तो ये हर साल मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ आता ही रहता है, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, नए नए रूल्स आते रहते हैं, तो ये अपडेट रहना पड़ता है। एक सवाल और कि आपको लगता है कि आप अगर सीए कर लेते तो और ज्यादा बेटर होता? ये डिपेंड्स ऑन, मतलब क्लाइंट्स पे Still डिपेंड, depends. हाँ क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है, या फिर अगर मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं सीए कर लेता तो मुझे लगता है कि हाँ मैं इससे ज़्यादा अच्छी जगह होता। अब एक छोटा सा किस्सा है, एक आया था आर्टिकल जिसे बोलते हैं, आर्टिकल जो ट्रेनिंग पीरियड 3 साल काम करते हैं, राइट। तो वो एक आर्टिकल आए थे, तो छोटा सा बच्चा था, मतलब 12th किया, एक सीए का एंट्रेंस पेपर दिया और ट्रेनिंग के लिए आ गया। अब मेरे से भी सीनियर थे कोई, उन्होंने काम देखा, कुछ सिखाया दिखाया, तो मुझे उस टाइम पे 4-5 साल हो चुके थे उस फॉर्म जहाँ मैं काम कर रहा हूँ करंटली। तो सर वो बोल रहे हैं कि ये सीए कर रहा है ये लड़का, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, मतलब वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये सीए कर रहा है और इसको ये बेसिक चीजें नहीं पता। तो एक्चुअली में तो वो ट्रेनिंग लेने ही आया था, हाँ, तो correct. धीरे धीरे वही चीजें सीखते हैं। हाँ। आज की डेट में वो सीए बन चुका है और वो बाहर है, मतलब कौन सी कंट्री में है मुझे नहीं पता, पर इंडिया से बाहर है, सीए बन गया और सीए एज ए जॉब कर रहा है। मैं व्यूज देखता हूँ उसके, मतलब मैं जहाँ पे वो जर्नी, जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, इंडिया से बाहर है और अच्छी मतलब पोजीशन में है आज, अच्छी कंडीशन में, जिसको ट्रेनिंग मैंने दी थी जिसको ट्रेनिंग मैंने दी थी, और वो सीए कर रहा था, फाइनेंशियली ठीक था, धीरे धीरे सीख गया, सीए बन गया, अच्छी अर्निंग है, अभी बात होती है कभी। अगर कोई सीए करना चाहे तो उसका फाइनेंशियल बैकअप थोड़ा सा ठीक होना अच्छा चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना नहीं चाहिए। तो उसको बिल्कुल वैसे मेहनत करनी चाहिए जो मोमबत्ती में पड़ सकता है, लालटेन में। ऐसा नहीं है, अगर स्किल्स अच्छी हैं, सीखने का आता है, तो बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हो, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर वो सीखना, जिसकी लर्निंग पावर ठीक होती है, मेमोरी याद रहती है चीजें, बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अगर वो याद कर सकते हैं, सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं कि कौन सी चीज में क्या क्या अप्लाई होता है, तो बिना कोचिंग के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, रेयर चांस है, रेयर चांस। बहुत tough रामानुजन चाहिए हमें। हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट, तो अब कुछ 2-3 क्वेश्चन के बाद में हम एंड करेंगे इसको जी। आपको क्लोजिंग के टाइम पे काम मिला है कभी? बहुत हमें मिलता है, ये हमारा रेगुलर है, हम इसमें कोई वो नहीं है। रोज का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एवरी मंथ में 2 या 3 दिन हो जाते हैं। और कितने घंटे का काम होता है वो? डिपेंड करता है कि वो काम 3 घंटे भी लग सकते आपने हैं। टाला है कभी उसको? जो मुझे पता होता है कि कल हो सकता है, तो उसे मैं कर देता हूँ कि फ्रेश माइंड से करेंगे, और जो मुझे पता है कि आज ही करना है, तो वो टालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जी है, नहीं। तो फिर वो टालने देते हैं? कुछ कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, बोलते हैं सर कर। आपको उनको बिल्कुल समझाना पड़ता हमें है। हाँ समझाना पड़ता है कि कल भी मेरे को ही करना है, मैं कर दूंगा।
मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस काम की। अच्छा, आपने जो 12 बजे तक एक बार बताया, हाँ। आप ऑफिस में ही रुके थे या हाँ, हाँ, ऑफिस में रुका था उस टाइम पे। ये ओला उबर टाइप नहीं काम करते थे, नहीं चलते थे, नेट वेट इतना। तो रात भर वही रुके? हाँ, उससे पहले? नहीं, सर मुझे घर तक छोड़ने आए थे। अच्छा अच्छा, छोड़ने आए थे। बिल्कुल। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी भी भरते हैं आप? हाँ, हाँ, जीएसटी, तो इनकम टैक्स, जीएसटी, सब कुछ कर रखा है, सब कुछ पता जीएसटी है। पोर्टल हैंग हुआ है वो लास्ट टाइम? अरे सर, वो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख का एक आता है कि सिंगल एक ही टाइम पे 1.5 लाख लोग क्लिक कर रहे हैं, तो वो ऐसे गोल गोल घूमता है। फिर हम टेंशन में आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि रेस्ट करो, हो जाएगा। हो जाएगा, अभी नहीं तो 8 बजे के बाद हो जाएगा, पर हो जाएगा, इतना भरोसा है। हमने जीएसटी की रिटर्न हमने 11:59 तक भरी है रात को। और एक अगर 12 बज जाते तो फिर वो पेनल्टी लगती है? हाँ, तो वो लेट फीस लगती है, तो लेट और लेट वो फीस क्लाइंट प्लस देता है? इंटरेस्ट समझाना आपकी पड़ता गलती है। हो तो? नहीं, अगर हमारी गलती है तो क्लाइंट को समझाना पड़ता है। गलती वैसे क्या ही होगी, जब पोर्टल ही काम नहीं कर रहा होता है तो हमें तो बस यही समझाना पड़ता है कि सर पोर्टल काम नहीं कर रहा है, हम तो But 11 बजे तक काम क्लाइंट कर रहे ये हैं। नहीं बोलता कि आपने पहले क्यों नहीं भरा? क्लाइंट डाटा नहीं देते। अच्छा, तो यहाँ पे क्लाइंट इज बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल। क्लाइंट अगर हमें टाइम से पहले टाइम पे ही डाटा दे दे, अब किसी चीज जीएसटी की 20 तारीख की डेट होती है, हाँ, क्लाइंट डाटा ही हमें 20 तारीख को 5 बजे के बाद देता है, तो हम क्या करें। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा ये दुख दर्द वाली बातें का। मीन्स इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे बहुत, मतलब मेरे को आप बहुत सॉर्टेड आदमी लगे, आप इतने फ्रस्ट्रेट लगे नहीं। मतलब जितना मुझे Frustrate कई आप सारे अकाउंटेंट्स मुझे लगते हैं और दिखे हैं। कभी ऑफिस आना, फ्रस्ट्रेशन दिखाऊंगा। ओके ठीक है, मैं ऑफिस के टाइम पे कॉल नहीं करूंगा आपको। Thank you, डेडलाइन thank you. वाले दिन भी नहीं। जी, थैंक यू, तो ठीक। बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। ऑफिस टाइमिंग में तो ये हाल होता है जैसे रेलवे काउंटर पे टिकट की लाइन टिकट की लाइन जैसे लगी ट्रेन आने वाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मिलते रहेंगे शायद किसी और टॉपिक के लिए, बिकॉज अगला टॉपिक हमारा ऐसा होने वाला है जिसमें मुझे लगता है कि हमें सारे जितने भी हमारे ऑडियंसेस हैं, हमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो जल्दी ही पता चलेगा ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सुशील जी। हेलो ललित जी, कैसे हैं आप? हाय रोकी, मैं बढ़िया। तो आप जैसे कि मेरे को तो पता है आप सीए हैं, बट फॉर द ऑडियंस आप बता दीजिए कि आप करते क्या है सब प्रोफेशन। रोकी, मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए ललित नाम है मेरा। तो मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा खुद का ऑफिस है अपना। ओके, तो मेरा रोहिणी में मेरा ऑफिस है। अच्छा, रोहिणी सेक्टर सेक्टर 22। 22। यस। अच्छा, आपने कब सीए कंप्लीट की थी? मेरा सीए क्वालिफाई होता मई 23 में। मई मैं 23 23। क्वालिफाइड सीए हूँ मैं। ओह, आपको 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। नाइस। तो आपने क्या सोच के सीए का वो चुना कि मुझे आपका पहले से ही विजन था सीए करना है, या फिर आपको अकाउंट्स में आने के बाद पता चला कि ये सीए ही इसका मैक्स लेवल होता है? ऐसा विजन कुछ? तो मेरा पहले से ही था कि मेरे को सीए ही करना है। एक्चुअली क्या है, मेरे को 12th के बाद ज़्यादा पता नहीं था कि लाइन क्या होती है, कहाँ जाना चाहिए। बट मैंने जब अपने रिलेटिव से पता करा, उन्होंने बताया मेरे को कि एक सीए करके कोर्स है जो अकाउंटेंसी लाइन का, अकाउंट लाइन का, कॉमर्स लाइन का बेस्ट कोर्स है। इसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो इसमें एक सीएस भी होता है, मैंने सुना है सीएस सीएमए सीएस भी होता है, सीएस भी है, सीएमए भी है। तो आपने वो क्यों नहीं किया? जो सीएस का काम होते हैं वो कंप्लायंस रिलेटेड काम होते हैं। अच्छा, सीएस जो काम करते हैं वो कंपनीज की कंप्लायंस करेंगे। जो एमसी होता है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो रन करती है कंपनीज को, तो उनके कंप्लायंस पार्ट करना सीएस का काम है। वो जो सीएमए है, सीएमए का काम होता है कंपनी का अकाउंट मैनेजमेंट डाटा देखना, मतलब कॉस्ट रिलेटेड डाटा कॉस्ट रिलेटेड। अच्छा, तो वो सीएमए वो काम करते हैं। बट जो एक सीए काम करता है वो उसका थोड़ा वाइडर स्कोप है। सीए काफ़ी सारे काम कर सकता है जो सीएस और सीएमए नहीं कर सकते। लाइक यू कैन से ऑडिट ऑडिट पे साइन एक सीए कर सकता है, सीएस और सीएमए नहीं कर सकते। वो भी कर सकते हैं सीएस और सीएमए, उनके एक अलग फील्ड है साइन करने की, बट वो दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। सीए की अलग फील्ड है, सीएस की और सीएमए की अलग फील्ड है। बट आप ये समझो कि जो काम सीए कर सकता है वो सारे काम सीएस और सीएमए नहीं कर सकते। तो ये बट वाइडर सीएस स्कोप और है। सीएमए का काम सीए कर सकता है? हाँ, सीएमए और सीएस का काम सीए कर सकता है, बट सारे काम नहीं, लिमिटेड काम। लिमिटेड, मतलब वो घुस सकते हैं उस हाँ, फील्ड वो उस काम में भी जा सकते हैं,
तभी मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई सीए कर लेता है तो फिर वो बाद में सीएस भी कर लेता है, सीएस की डिग्री भी ले लेता है, सीएमए की देखो डिग्री भी ले डिग्री लेता लेना है। अलग चीज़ है एक्चुअली, क्या दोनों कोर्सेज अलग अलग हैं। ऐसा मैं ये हम्म, नहीं कह रहा कि सीएस करना है सीएमए करना आसान है, वो भी इतना ही मुश्किल है। बट क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन अलग टाइप की है, वो उनको पढ़ाया कुछ हो जाता है, हमें कुछ और पढ़ाया जा रहा है। समझ गया। तो वो दोनों का इशू फर्क है दोनों में। अच्छा, तो आपको सीए करने के बाद मतलब सीए करते टाइम क्या क्या मुश्किलें आई थी? मतलब ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने सुना है कि कई 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो रोके आपने ठीक सुना है, वैसे तो टाइम ठीक लगता सुना है, हाँ है। इतना इतना टाइम लगता ही है। एक्चुअली क्या है कि ये टाइम जो है वो आ, एक तरह से जैसे सोना तपता है ना, उसको हाँ। तपने के बाद वो शेप में आता है। तो ये टाइम तो जो वेस्ट होता है, मतलब टाइम जो लगता है, हम्म, वेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, टाइम जो लगता है वो, एक मैंने सुना आर्टिकलशिप है वो करने में लगता है, हम्म। पढ़ाई करने में लगता है, या फिर किस चीज देखो में? दोनों टाइम चीज़ें हैं। जैसे हमारे टाइम में क्या था, जब मैं सीए कर रहा था, अब तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है सीए करने का। अच्छा, तो मेरे टाइम में क्या था कि हमें 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। करनी ही तो होती है। पहले क्या था, पहले हमें 3 लेवल है यहाँ पे। हम्म, मतलब एक सीपीटी लेवल होता है, फिर आईपीसीसी एंड देन फाइनल। हम्म, तो सीपीटी आप क्लियर करोगे, देन आईपीसीसी में एडमिशन लोगे, हाँ देन वहाँ पे करेक्ट। 9 मंथ्स का टाइम गैप है। हाँ 9 मंथ्स के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम क्लियर करने के 2 ग्रुप हैं उसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो अपनी। ओके। तो आर्टिकलशिप में क्या है कि 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप होती है, तो 3 साल आपको आर्टिकलशिप में कंप्लीट करने हैं। अच्छा। उसे क्वालिफाई करने के बाद और दोनों ग्रुप पास करने के बाद आईपीसीसी के, तब आप फाइनल में अपियर हो सकते हो। फिर आपको फाइनल में 2 ग्रुप पास करने हैं, दोबारा दोनों में 4 एग्जाम है, वो 4 एग्जाम में पास करोगे, देन यू आर क्वालिफाइड एंड यू आर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर। आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन सकते हो फिर। मेंबर मींस आईसीएआई का member? आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के आप मेंबर बन सकते हो। दोनों एग्जाम पास करने के बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा कि सर मैंने एग्जाम पास कर लें, आप मेरे को प्लीज़ मेंबर बना लो। तो मेंबर बनाएंगे, हमारा नाम अपने लिस्ट ऑफ मेंबर में लिखेंगे, देन एक तो आपको ये मेंबरशिप नंबर मिलेगा। ऑटोमेटिकली नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होता, बेसिकली आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपको अच्छा। सीए कोर्स करना है तो उसके लिए आप जाके अप्लाई करोगे, तो ऐसे ही मेंबरशिप लेने के लिए भी है। आपने लिया मेंबरशिप? हाँ जी, मेरे पास सबके पास होता है, जो सीए बनते हैं सबके पास वो होता है करते ही मेंबरशिप। करते। हाँ, ओके। एक्चुअली मेंबरशिप लेने का पर्पज़ ये है कि ना आपके पास एक आई कार्ड होगा प्रॉपर। जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते हो तो आप अपना कार्ड दिखाओगे तो वो आपको अंदर जाने देंगे। नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं होती वहाँ पे। तो हाँ उसके कुछ पर्पज़ हैं कार्ड के। जैसे समझ आप गया। एमसीए में जाओगे तो आप अपना कार्ड दिखाओगे तो वो आपको अलग स्पेशल जाने देंगे कि ठीक है आप आओ। नॉर्मल लोग जाएंगे, हम बिना आई कार्ड के जाएंगे तो हमें जाने नहीं देंगे वो। तो इसका एक पर्पज़ है। तो उस पर एक मेंबरशिप नंबर भी लिखा होता है, हमारी आइडेंटिटी लिखी होती है कि हम ये नाम है हमारा, मेंबरशिप नंबर है क्या है। और उसकी एक फ़ीस भी जाती है, आपको पता हो तो अगर। तो उसमें क्या है कि ना अच्छा। हमको हर साल एक फ़ीस पे करनी होती है इंस्टीट्यूट को मेंबर बनने की। ओके। तो वो एक फ़ीस है। एक्चुअली सीए 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक होते हैं जो जॉब कर रहे हैं। अच्छा तो वो जो मेंबर हैं, ओके हाँ, ठीक जो है। मेंबर होते हैं, मेंबर दोनों ही मेंबर हैं। हाँ जो दोनों जॉब ही कर रहे मेंबर हैं है। वो भी मेंबर है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी मेंबर है। ठीक है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है उनको, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। अच्छा। तो वो अलग होता है। तो जो Okay. हमारी फीस जाती है, जो जॉब कर रहे हैं उनके खाली बस मेंबरशिप फीस जाएगी। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी 2 फीस जाएगी। मेंबरशिप फीस जाएगी, वो तो जाएगी जाएगी, साथ में प्रैक्टिसिंग जो कर रहे हैं उसके लिए अलग से फीस जाएगी। तो उनको 2 फीस एनुअली पे करनी पड़ती है। तो वो इंस्टीट्यूट का अपना मॉडल है, तो ये तो जो हमें देना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग जो बोलते हैं, इस प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है कि आपको एक साइनिंग अथॉरिटी है, आपके पास साइन करने का राइट है एक, आप साइन कर सकते हो। मतलब जॉब करने जॉब वाले नहीं कर नहीं, सकते? जॉब करने वाले नहीं कर सकते। एक्चुअली जॉब जो कर रहे हैं उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी और काम में इंडल्ज हैं, वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा इतना कि वो किसी काम को अच्छे से देखें और वेरीफाई करके चेक करके और उसको साइन करें। प्रैक्टिस सीए का मतलब क्या होता है कि हम प्रैक्टिस में ही है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे मतलब हमें ऑडिट करना है तो हम ऑडिट के फील्ड पर जाएंगे, वहाँ पर चीज़ें देखेंगे अपने अकॉर्डिंग, और जो हमें लगता है हमारा जो ओपिनियन है उसके लिए हम उस ओपिनियन को दे के उसमें ऑडिट रिपोर्ट बना के अपनी देन साइन करेंगे। ये हमारा एक इंडिपेंडेंट साइन होते हैं। मतलब हमारे ऊपर अच्छा। कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी मैनेजमेंट की, हम मतलब रिलेटिव नहीं होने चाहिए। हाँ मतलब जैसे अंपायर होता है। हाँ मतलब जो हाँ मतलब हम उनके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। मतलब बायस कुछ नहीं हो, एक बायस लिस्ट नहीं है, होना है। उसमें हम हमारी बायसनेस होनी चाहिए, हम नॉन बायस्ड होने चाहिए, हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी वो रिपोर्ट मानी जाती है ठीक। अच्छा, तो जैसे कोई भी कंपनी होती है वो अपने पास चार्टर्ड अकाउंटेंट रखती है, हम्म। तो जिनका आप ऑडिट करने जाते हो वहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके? देखो डिपेंड करता है कि ना कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा है। एक्चुअली क्या अच्छा। है कि कुछ जैसे हमारे पास जो कंपनीज है
उसमें सीएज भी काम कर रहे हैं, लाइक वो अच्छा। अकाउंटेंसी फील्ड में सीएज काम कर रहे हैं, या फिर उनके पास एक इनडायरेक्ट टैक्स की टीम है तो उसमें सीए साइन कर रहे हैं। बट अब देखो कि जो सीए वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो उस रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते उनकी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन नहीं कर मतलब वो सकते। तो कहेंगे कि इन्होंने बायस्ड होके अपनी रिपोर्ट हाँ, पे ही बोल क्योंकि दिया वो कि तो सही है ये। डिपेंडेंट हो गए ना उनके ऊपर, वो तो वहाँ से सैलरी मिल रही है उनको। हाँ। अब सैलरी मिलेगी और कोई तुमसे बोले कि ये साइन करना है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिसीजन गलत ले सकता है। बिल्कुल तो ले इसलिए सकते एक हैं। इंडिपेंडेंट पर्सन हायर करना पड़ेगा उनको। अब उनके वो चॉइस है, वो कहीं से भी कर सकते हैं, तो उनको एक इंडिपेंडेंट पर्सन पे हायर करना पड़ेगा सीए, वो उनकी कंपनी report खुद sign बुलाती करेगा। है ऑडिट करने के लिए? हाँ, वो किसी के थ्रू भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं ऑफिस में हमारे, या फिर कॉल करके कि भाई हमें ऑडिट करवाना है ऐसे ऐसे, फिर हम उनको एक लेटर बना के भेजेंगे, एंगेजमेंट लेटर, वो साइन करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे, देन फिर काम स्टार्ट होता है आगे। आपने कितने ऑडिट किया अभी तक? अब मान के चलो कि मैंने 100 ऑडिट कर चुका हूँ मैं अभी तक। 100 ऑडिट्स। अच्छा, ऑडिट्स पे कितने क्लाइंट्स हैं जो आपको हमेशा साफ सुथरे मिले? देखो, ऑडिट पे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो हम किसी का नाम नहीं ले रहे तो हाँ, ये तो पूछ ही तो सकते साफ सुथरे तो कोई नहीं होता, देखो बताऊँ तो हैं। ठीक है ना। तो ना एक्चुअली क्या है, जो हमारा काम है ना, वो चीज़ों को ठीक करवाना भी है कि भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना, उनकी इंटेंशन नहीं होती, कई बार क्लाइंट्स होते हैं ना, उनकी इंटेंशन ये नहीं होती कि हमें भाई अपना पैसा बचाना है, टैक्स बचाना है। कई क्लाइंट तो, मतलब ज़्यादातर क्लाइंट, मोस्टली क्लाइंट ऐसे होते हैं कि ना, वो बोलते हैं कि ना हमारी कंप्लाइंस पूरी करो, मतलब हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे 2 पैसे बच जाएं, भाई तुम बताओ हमारी क्या कमी है, हम उसको ठीक करके देंगे। हम बोलते हैं उनको कि भाई तुम्हारी ये कमी है, तो वो अपने अकाउंटेंट से ठीक करा के देते हैं हमें। अगर वो हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये कमी लग रही है और वो ठीक नहीं करते हैं, तो हमारे पास तो अपना राइट है भाई, हम ऑडिट क्वालिफाई कर सकते हैं, हम अपना ओपिनियन डाल सकते हैं कि भाई हमने इन्फॉर्मेशन ये वाली मांगी थी इनसे, इन्होंने नहीं दी, हमने रिपोर्ट में लिख देंगे, आगे गवर्नमेंट को जो करना है वो अपना देखेंगे, क्लाइंट के साथ क्या करना है उनको। तो ये हमारा अपना ओपिनियन होता है देने का। ओके, तो मतलब ये ऑब्वियस है कि मतलब जो आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लायंस है उसको सही करवा के दो, उनके पास अपना खुद का शायद सीए नहीं होता होगा जो उनको कॉम्प्लायंस बताए कि तुमने ये चीज नहीं, गलत देखो कर ये दी ना इसको। 2 तरह की चीज़ें हैं, एक्चुअली इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म आ गया। मान लो कोई कंपनी जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब पूरी अच्छी तरह से कंप्लाइड है, तो उनमें तो क्या होगा, जो वहाँ पे सीए पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको सब पता ही होता है कि भाई क्या चीज़ें कंप्लाइड होनी चाहिए, कैसे कैसे कंप्लाइंस होंगी, तो वो प्रॉपर करके रखते हैं चीज़ें। बस हमें क्या करना होता है, हमें वेरीफाई करना होता है कि भाई जो चीज़ें, मतलब 2 चीज़ें क्रॉस चेक करना है कि यहाँ से भी वेरीफाई कर रही है और वहाँ से भी क्रॉस चेक हो रही है, तो ठीक है। तो हमें खुद का वेरिफिकेशन चाहिए। मान लो एक अनस्ट्रक्चर्ड कंपनी है जो नई बनी है, या फिर कोई स्टार्टअप है, उनके पास प्रॉपर अभी इतने एम्प्लॉय नहीं रख रखे उन्होंने, तो उस केस में क्या होता है, वो सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो हमें भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर बिल्कुल कि बिल्कुल भाई कुछ चीज़ें गलत होंगी तो कल को हमारे ऊपर ही बात आएगी कि हमने क्या चेक करा था इसमें। तो उस वाले केस में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि भाई वो इन्फॉर्मेशन हम मांगते हैं वो दे नहीं पाते हमें। एक थोड़ा सा निजी सवाल है, हाँ अंडर द टेबल देने की कोशिश की है कुछ कंपनी से? देखो, अंडर टेबल का कुछ सिनेरियो नहीं बनता इस केस में ना, क्योंकि मतलब वो कहते हैं कि यार आप सही कर दो, मतलब किसी कंपनी ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है, जानबूझ के कर रखी है मान लो, और वो कहते हैं कि यार थोड़ा कुछ ले दे के इसको आप सही कर दो अपनी तरफ से, मतलब लेना ऐसा देना, होता हाँ, है? मैं समझ गया आपकी बात, क्या कहना चाहते हो, बट ना क्या है कि लेना देने का देखो कोई सीन बनता नहीं है इस केस में ना। हम ले दे के भी क्या करेंगे भाई, हमारे पास, हमको तो एक ओपिनियन देना है अपना, फाइनेंशियल जो उन्होंने बना रखे हैं उसके ऊपर ही ओपिनियन देना है। मान लो फॉर एग्जांपल हमने कुछ ले भी लिया, तो हम उसको गलती को छुपा के थोड़ी पाएंगे, वो तो वैसी की वैसी रह जाएगी। अब हम नहीं पकड़ेंगे तो कोई आगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पकड़ लेगा उसको। तो हमारा काम तो बस ओपिनियन देना है उस चीज़ों पे कि भाई तुमने ये काम कर रखा है, ये ठीक है, गलत है, या फिर इसमें कुछ ठीक होना चाहिए था जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, बस हमें तो ओपिनियन देना है अपना। ऑलराइट, क्योंकि ये चीजें मैंने सुनी थी कि बहुत ज्यादा अंडर द टेबल चलता है इसके अंदर। नहीं, अंडर टेबल का तो बट ठीक है, अब मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है, ठीक है, हर चीज एक जैसी नहीं होती। अगर पूरा सारा सीए डिपार्टमेंट गवर्नमेंट होता तो बात अलग हो जाती। नहीं, एक्चुअली हम ना जो सीए डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के हेल्प ही कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की हेल्प ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। क्योंकि मान लो इन सारे एसएससी हैं, इन सारे क्लाइंट्स हैं, इन सारी कंपनीज हैं, अगर गवर्नमेंट सबको चेक करने लग गई तो इन सारे स्टाफ कहाँ से आएगा, और इतने सारे मैन पावर पॉसिबल ही नहीं है। तो हम एक बीच में मीडिएटर हैं गवर्नमेंट के और क्लाइंट के। हम गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने में। मान लो क्लाइंट है कोई, उसने टैक्स कम कैलकुलेट करके टैक्स कम जमा करा दिया, तो हम दोबारा रिकैलकुलेट करेंगे एंड देन बताएंगे उसको कि भाई तूने कम जमा कराया, तो ज़्यादा जमा करा। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स मिल गया जो मिलना चाहिए था एक्चुअली में। क्लाइंट भी कंप्लाइंट हो गया अपना। तो ऑडिट का पर्पस ही है कि ना जो गलतियां हुई हैं
वो ठीक हो जाए भाई, ईयर बाय ईयर गलतियां ठीक होती रहे हमारी। ICAI जो है, हम्म। जो मतलब सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करवाती है और उनको क्वालिफाई करती है, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? नहीं, ये एक बॉडी है जो पार्लियामेंट एक्ट में बनी हुई है, पार्लियामेंट में बनी हुई बॉडी है। अच्छा, तो ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। गवर्नमेंट नहीं है, नहीं, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। तो प्राइवेट है। प्राइवेट नहीं बोलेंगे आपने इसको, पार्लियामेंट में एक्ट है, पार्लियामेंट से अच्छा। पास होके वो बॉडी बनी है। तो फुली गवर्नमेंट भी नहीं है, फुली प्राइवेट भी नहीं है, मतलब अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो चला रहे हैं। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर प्राइवेट है तो वो गवर्नमेंट के लिए कैसे किसी चीज को क्वालिफाई कर सकती है, नहीं, बट नहीं। ठीक है। एक्चुअली ये पार्लियामेंट में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो समझ गया। 1949 से चल रही है। ठीक है, तो आज आते हैं अपने टॉपिक पे। हम्म। ठीक है, या आपका इंट्रो तो मैंने ले लिया, जितना मैं क्यूरियस था कि सीए होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या अकाउंटेंट की सैलरी कम होती है या अकाउंटेंट जॉब को लोग खुद ही कम आंकते हैं? एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो आप बोल रहे हो अकाउंटेंट सैलरी कम होती है, मैं इस बात से Means एग्रीड नहीं हूँ। कुछ फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बोला ना, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, तो दोबारा से वाली बात पे आएंगे हम ना। अच्छा। एक्चुअली क्या है, जो अकाउंटेंट्स की सैलरी होती है वो डिपेंड करता है वो काम कहाँ पे कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर रहे हैं। मान लो आप अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो जो नया नया सेटअप है, अब जब वो खुद ही सेटअप नया नया हुआ है तो सैलरी ज़्यादा दे भी नहीं सकते, नहीं दे सकता। अकाउंटेंट। अग्रीड। तो उसके लिए वो छोटे अकाउंटेंट ही ढूंढते हैं। छोटे अकाउंटेंट का मतलब मेरा है कि जो कम स्किल्ड है, कम जो skilled स्किल्ड है। नहीं है, ओके। लाइक जो अभी फ्रेशर हैं या फिर अभी 12th पास किया, उन्होंने कुछ टैली छोटा मोटा कोर्स कर लिया, तो उनको ढूंढते हैं। और जैसे मैंने बोला ना कि उस अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म को पे काम करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो हमें ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है उसके पास वो पहले से ही अनक्वालिफाइड है, अनस्किल्ड है, तो हमें उसको काम करने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रादर देन स्ट्रक्चर्ड। भाई स्ट्रक्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो पहले से स्किल्ड है, राइट। हमें तो बस क्रॉस वेरीफाई करके अपना ओपिनियन देना है कि भाई सब कुछ ठीक है। तो अब मेरा जो पॉइंट था, आपका जो पॉइंट है ये वाला कि उनको सैलरी कम क्यों मिलती है, उसका इस चीज़ से पर्पज ये निकलता है कि उनका स्किल नहीं है। स्किल भाई वो स्किल जो चाहिए, डिजायर स्किल, लेस स्किल्स लेस सैलरी। हाँ ऑब्वियसली बात, लेस स्किल लेस सैलरी। यस। तो आपको क्या लगता है सीए का काम और अकाउंटेंट का काम सेम होता है? नहीं, दोनों का काम डिफरेंट होता है। बेसिकली अगर हम बात करें खाली एक पर्टिकुलर ऑडिट के सेक्शन की बात ठीक करते हैं, है। अगर हम कि हम ऑडिट कर रहे हैं किसी की, तो आप मान लो कि 80% काम जो मतलब जो सीए कर रहा है वहाँ पे जो जॉब कर रहा है उनका काम और अकाउंटेंट का काम सेम ही होगा। ओके। लेकिन ऑडिट जो सीए का काम होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, मतलब दो तरह की ऑडिट होगी, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो होती है अपनी, इंटरनल ऑडिट में काम क्या होता है कि हम जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं लोग, वही उस काम को चेक कर रहे हैं कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो हम एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो आता है वो वहाँ पे अकाउंटिंग करने नहीं आता उनकी, वो क्या होता है अकाउंट्स के काम को वेरीफाई करने आता है कि जो अकाउंटेंट ने काम किया है वो ठीक किया है या फिर कुछ कमी तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो ये दोनों काम डिफरेंट है, कि दोनों का काम डिफरेंट ही हो गया इस केस में। तो ओके। तो जो अच्छा, तो फिर जो कंपनी में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे सीए भी है, अकाउंटेंट भी है, तो वो तो बस वो फर्क हो गया कि अकाउंटेंट इज डूइंग हिज वर्क एंड वो वेरीफाई वैलिडेट कर रहे हैं। जो अगर मान लो सेम कंपनी में एक ही टीम में दो लोग काम कर रहे हैं, लाइक अकाउंटेंट भी एंड एक सीए भी काम कर रहा है, तो उनका काम सिमिलर 80% तक सिमिलर हो सकता है, क्योंकि वो लोग सेम ही काम करेंगे। बस जो सीए है एक तरह से वो रिपोर्टिंग होगा उसका अकाउंटेंट का, मतलब काइंड ऑफ मैनेजर। और काइंड ऑफ मैनेजर, जैसे लाइक मैनेजर होगा तो सीए होगा और नीचे जो पोस्ट पे होगा तो वो अकाउंटेंट होगा। ठीक है। तो ओके। ओके। तो और स्किल्स में तो ऑफ कोर्स फर्क होता ही है। हाँ, स्किल्स में एक्चुअली स्किल्स में वैसा कुछ फर्क नहीं होता है। जो हमारी डिग्री है ना, डिग्री हमारा एक तरह से मान लो एक एंट्री गेट में एंट्री करने का काम करती है। कि कोई स्ट्रक्चर्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उसके अंदर एंटर होना है तो हमारी डिग्री काम करेगी अंदर जाने के लिए। ओके। बट उसके बाद हमारी स्किल काम करती है। अगर आप में सीए बनने के बाद स्किल है, आपको डिजायर्ड स्किल आती है वाली जो कंपनी को चाहिए, तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे और ऑब्वियस बात है अच्छा कमाओगे उधर। अगर जैसे सीए ना करके कोई बंदा इतना क्वालिफाइड हो सकता है जितना लोग सीए को समझते हैं? देखो, क्वालिफाई होना अलग बात है और स्किलफुल होना अलग बात है। अगर आप बोलो कि कोई सीए ना करके इतना स्किलफुल हो सकता है तो मैं हाँ बोलूंगा इस बात को। अगर कोई सीए ना करे और इतना सेम स्किलफुल हो जाए फिर तो भी पार्शियलिटी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पार्शियलिटी होगी उसके साथ इंडस्ट्री में, जिसके पास सीए की डिग्री है, जिसके पास स्किल ज़्यादा है। ऑब्वियस ही बात है, होगी, क्योंकि भाई सीए की जो डिग्री है वो
एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है इंस्टीट्यूट का, उसको पास करने के बाद उसको मिली है, मतलब उसने बहुत सारी मेहनत करके वो क्वालिफिकेशन ली है, तब उसको वो डिग्री मिली है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही होगी। अब स्किल एक अलग बात है कि स्किल आपको काम आती है कि कोई चीज़ें परफॉर्म करने में, कि हमें कोई डिजायर्ड रिपोर्ट चाहिए तो वो बना दें, लेकिन जो डिग्री है वो हमारी काम आती है ओवरऑल स्किल को इम्प्रूव करने की। अच्छा, एक ऐसा थोड़ा अजीब सा सवाल है कि जैसे मान लो कि आप कहीं पे जॉब करने गए, सीए आप बन गए, आपने जॉब की एक कंपनी में, वहाँ पे आपका एक मैनेजर है, आपने जॉब की, आपको लगा कि हाँ ही इज वेल एजुकेटेड और बहुत स्किल आती है, इनको सारी चीज़ों का पता है, बट आपको 3-4 महीने के बाद पता चलता है कि ही इज नॉट अ सीए, उन्होंने बस 12th पास करी, उसके बाद अकाउंट्स में अपनी स्किल अपग्रेड करी और वो आपका मैनेजर है। तो अजीब लगेगा? नहीं, अजीब नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या है, ऐसा बहुत बार होता है, और ऐसा जो फ्रेशर्स ये होते हैं ना उनको फेस करना ही पड़ता है। मैं अपना भी बताऊं, अगर अपना एक्सपीरियंस, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है अच्छा। कि मैंने एक कंपनी में काम किया है, जो एक रिनाउंड कंपनी है, तो उसके अंदर मैंने एज ए सीए काम करा कि लेकिन मैं लाइक छोटे नीचे पोस्ट पे था, बट जो मेरा ऊपर जो मैनेजर था, सीनियर मैनेजर मेरा, वो मेरे से बड़ी पोस्ट पे ऑब्वियसली सीनियर मैनेजर है, हाँ, राइट। बट वो सीए क्वालिफाइड नहीं था। अच्छा। वो पहुंचे थे अपनी स्किल से, क्योंकि उनका स्किल थी, दूसरी स्किल थी उनके पास उस काम को करने की। ऑब्वियसली मेरी डिग्री है, लेकिन डिग्री का मतलब ये नहीं है कि मेरे को टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठा देंगे वो लोग। उसके लिए स्किल बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो उस पोजीशन में 10 साल में पहुंचे हैं, तो मैं उस पोजीशन में 5 साल में पहुंच जाऊंगा। हाँ, तो इतना ये फर्क होता है। ये फ़र्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे कि हम क्वालिफाई हो गए तो हमें टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठा दो, ये कभी नहीं होगा। आपको वैसी बात है, डिग्री मिल गई, वो एक एंट्री गेट की तरह है, आप अंदर आ गए, उसके बाद इतने स्किल यूज़ करो, जितने स्किल यूज़ करोगे जल्दी आप आगे पहुंचोगे। जो बंदा नॉन रास्ता थोड़ा सा आसान हो होता है, जाएगा, बिल्कुल आसान बहुत होगा। थोड़ा, ज्यादा आसान नहीं होता, स्किल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब आप ये मान लो कि जो काम वो 10 साल में करेगा, आप 5 साल में कर लोगे उसको। ये जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या नॉर्मल जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनसे होशियार होते हैं? देखो, होशियारी तो देखो शायद सब होते हैं, है ना। बस वही वाली बात दोबारा आ गई कि भाई वो क्वालिफाइड है, वो नॉन क्वालिफाइड है, भाई इतना ही फर्क है। और देखो, मैं तो ये कहता हूँ बाकी ना कि भाई क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कुछ नहीं होता। अब मान लो कोई अकाउंटेंट है, तो वो है तो इंसान ही, अब वो चाहे मान लो कि मेरे को भी करना है, तो कोई भी कर सकता है, सबके लिए गेट ओपन है, कोई एंट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई इतनी एज लिमिट तक करना है। एज लिमिट भी नहीं है कोई इसमें। एज हाँ, लिमिट ये भी नहीं हमारे है। अब मैंने बहुत सारे आप देखे होंगे लोग कि वो 60s में जाके सीए बने हाँ, हैं। हाँ तो जी, कई हाँ जी, लोगों का सपना होता है कि भाई मेरे को सीए करना है, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं या फिर फैमिली का प्रेशर होता है घर में इनकम लाने का, तो वो कर नहीं पाते। खर्चा भी बहुत होता है इसमें, मैंने सुना है। नहीं, खर्चा नहीं होता सर, खर्चा बिल्कुल नहीं होता। सबसे लोवेस्ट चीपेस्ट कोर्स है सीए का। अच्छा। हाँ, कोई खर्चा नहीं होता। कोचिंग तो महंगी होती है ना? कोचिंग देखो, वो डिपेंड करता है कि ना आप कितने अच्छे लर्नर हो। वैसे इंस्टीट्यूट अपने प्रोग्राम भी देता है, इंस्टीट्यूट के पास सारी चीज़ें रेडली अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल है। इवन आजकल इंस्टीट्यूट वीडियोस भी डालता है। तो बिना कोचिंग के कर सकते हैं? बिना कोचिंग के बहुत सारे लोग कर लेते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं कुछ, उन्होंने बिना कोचिंग के करा है। नाइस। आप फीस मान लो, नॉमिनल फीस है एकदम कि 10-12 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में। आप ओवरऑल कोर्स की फीस देखोगे, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा मैं, बस 1 लाख 1.5 लाख के आसपास की होगी फीस इतने का ही कोर्स है ये। अच्छा, मतलब ये वो फीस है जो ICAI हाँ, को जो जाती है। ICAI को फीस जाती है, वही फीस है। बल्कि इस फीस में भी आप चार्टरशिप करोगे 3 साल की, उसमें आप रिकवरी कर लोगे। अच्छा। क्योंकि जो स्टाइपेंड है अपना, वो भी इंस्टीट्यूट का जो है 6,000 से लेके 10,000 के बीच में है स्टाइपेंड है। इतना मिलता है? हाँ, पर मंथ का। ओके। तो आप उतना तो दोबारा रिकवरी कर लोगे। तो आप मान के चलो कि कोर्स की फीस 0 है, बट आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बस इसके अंदर चाहिए एक चीज़, वो है सेक्रीफाइस, कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने आप नींद जब का। सीए आपका पास हुआ, आपको रिजल्ट देख के कैसा लगा था? देखो, रिजल्ट खुशी हुई थी या लगी थी कि आप कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी? देखो, रिजल्ट देखने के बाद तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बहुत सारे फेलियर भी देखे हैं इससे पहले। अच्छा। तो फेलियर देखते देखते ना हम क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है ना हमारी कि ना हम जब पास होते हैं ना तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, अब ये ओके। हाँ। तो ये वाली बात थी मेरे साथ तो कि ना फेलियर देखा था, तो पास हुए जब, तो वैसी बात है सबको बताया कि पास हो गए, तो औरों को खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट मेरा ऐसा न्यूट्रल था कि चल ठीक है, हाँ हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल आंसर है। हाँ, ऐसा लगना भी चाहिए कि सब तो कर ही रहे थे, बस इसी चीज की कमी थी, यही तो हाँ। आया है, करना तो है ही। Nice।
अच्छा, तो जैसे कि आपने तो स्ट्रक्चर वाला सीन पहले ही बताया कि अकाउंटेंट्स को कम सैलरी मिलती है, दैट इज बेस्ड ऑन स्किल्स एंड स्ट्रक्चर। तो अगर कोई सीए नहीं कर पाया है या नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ऐसी स्किल्स है जो वो कर सकता है अकाउंट्स लाइन में, जिसको वो मतलब जिससे वो अच्छी कमाई कर सके? देखो ऐसे ना बहुत सारे स्किल्स हैं। पहले तो एक स्किल है आपकी एक्सेल, जो Excel, हर okay. जगह यूज़ होता है, हर कंपनी में यूज़ होता है। राइट। तो एक्सेल में बहुत सारे डाटा होते हैं ना, अपने ऑलमोस्ट 80% डाटा एक्सेल में ही बनते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती है जो मैनेजमेंट चाहिए होती है। तो मैनेजमेंट जो रिपोर्ट मांगता है उसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक रिपोर्ट बनानी है कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। तो वो एक एक्सेल का फॉर्म होता है, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें डाटा प्रिपेयर करना। तो दे अगर वैसे स्किल को सीखता है तो बहुत अच्छा है, वो काम आएगा उसके। दूसरा है वही अपना सैप। जो okay. ज़्यादातर लोग जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो टैली सीख के बाहर मार्केट में घूमते हैं कि हमें जॉब मिलेगी, बट टैली हर कोई यूज़ नहीं करता। टैली क्या होता है कि एक छोटे एंटरप्राइज है वो लोग यूज़ करते हैं, बड़े एंटरप्राइज यूज़ करते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज रेशो बहुत कम है। मतलब 2% 3% लोग यूज़ करते होंगे। ज़्यादातर लोग सैप ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सैप एक रिनाउंड सॉफ्टवेयर है, उनको पता है कि वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, हाँ, अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अच्छा। तो हमें अगर कोई अकाउंटेंट चाहता है कि भाई वो हाई अर्न करे या फिर अपनी स्किल बढ़ाए, तो सैप को सीखना चाहिए। आप काम करते हो सारे इन सारे टूल्स में? हाँ, मैं काम करता हूँ इस टूल्स पे। अच्छा, ओके। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? देखो बात अच्छी लगने की नहीं है, बात यह है कि ना जो क्लाइंट है अपना, उसके पास वो कौन सा उसके सॉफ्टवेयर पास यूज़ हो कौन रहा सा है। टूल है? हाँ, तो हमें अच्छा। टूल्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम नॉलेज होगी तो हम कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो ऐसा टूल इजी होगा या फिर करने में मजा आता होगा कि यार ये क्लाइंट आया, इसका काम मैं पहले करूंगा क्योंकि इसका ये टूल यूज करता है? और देखो बेसिकली जो टैली होता है ना, टैली वो बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है। तो ना हम भी जब आर्टिकलशिप करते थे अपने, तो उस टाइम में जो क्लाइंट होते थे सबका टैली होता था। हाँ। तो टैली एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो हमें ही मजा आता है काम करने में, फटाफट रिपोर्ट निकल जाती है हमें कोई इशू नहीं होता। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग होते हैं मतलब जैसे जिन्होंने स्टार्टअप किया या जो लाला टाइप की कंपनी है, ठीक है, वो भी अपने पास अकाउंटेंट्स रखते हैं कि भाई हमारा अकाउंट्स देख लेना। उनके मतलब आपने उन जैसे क्लाइंट से भी बात करी होगी या ऑडिट किया होगा, उनके दिमाग में अकाउंटेंट को लेके क्या रहता है कि अकाउंटेंट उनका कितना काम संभालते हैं? मतलब वो इज्जत देते हैं उनको कि हाँ यार ये तो हमारी बहुत मदद करता है, या फिर वो ऐसे समझते हैं कि ये तो बस क्रेडिट डेबिट ही होता है और कुछ नहीं होता? देखो इस वाले केस में ना, जो आप बोल रहे हैं इज्जत देने वाली बात, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि पर्सन कैसा है। लेकिन ज़्यादातर मैंने ऑलमोस्ट केसेस में देखा है कि जहाँ पे जो अकाउंटेंट होता है ना, वो एक ही पर्सन होता है, सिंगल पर्सन होता है जो सारे काम संभालता है। वो ही बैंक भी जाता है चेक क्लियर कराने, हाँ। वो ही अकाउंटेंसी के काम भी करेगा, किसका कितना लेना देना हिसाब किताब वो ही रखेगा। तो वो जहाँ पे एक पर्सन काम करता है ना, वो उस दौर में फंस जाता है। वो ही काम करता रहता है, उसे छोड़ नहीं सकता वहाँ से वो काम। फिर वो लाला फंसा के रखेगा उसको, सैलरी देगा 15 तारीख को, फिर वो सोचेगा जाऊँगा तो 15 दिन के पैसे कट जाएंगे मेरे, लाला पैसे नहीं देगा, फिर वो वही उस लूप में फंसा रहता है। अब मैंने सुना अभी जो नया लेबर लॉ आया उसके हिसाब से 7 तारीख से पहले सैलरी देना जरूरी है। देखो आपको ये पता है कि इंडिया में लॉ तो बहुत सारे हैं बट फॉलो कितने होते हैं? अब देखो कितने मैं लोग वही फॉलो जानना चाहता था कि कितने लोग फॉलो करते हैं। बाकी देखो ये चीज़ जो है लॉ वगैरह जो फॉलो होते हैं, बट इसके लिए हमारी एक सिनर्जी चाहिए होती है कि ना हम लोग कितने एक्टिव हैं उस चीज़ को लेके। तो हमें क्या होता है, कंप्लेंट्स करनी होती हैं अथॉरिटीज़ को। अगर आप कंप्लेंट्स ही नहीं करोगे, अथॉरिटी को पता ही नहीं होगा कि भाई यहाँ पे क्या काम चल रहा है, फिर तो कुछ भी करते रहो। पर जो भी कंप्लेंट करता है तो उसका पता चल जाता है कि उसने कंप्लेंट किया, एनोनिमस होके कंप्लेंट कर सकता है। देखो इंडिया में तो आपको ये पता है कि ना कुछ भी पता लग सकता है, कोई किसी का पता निकाल सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में जो रेगुलेशंस है ना, वो ये बोलते हैं कि हमें उसका पता नहीं बताना या उस बंदे का नाम नहीं आना चाहिए सामने किसने कंप्लेंट करी है। ऐसे आप मानो ना ESI EPF एक्ट जो होता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा। अगर मान लो आपका किसी कंपनी में PF बनता था और आपका PF नहीं काटा कंपनी ने या जमा नहीं कराया, आप EPF एक्ट में या EPF में जाके एक बार कंप्लेंट करो, आपको एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर ना, कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, प्रॉपर उसका खोल देंगे ऑडिट वगैरह कि ऑडिट कराओ। और ये बस खाली एक लोग की वजह से भी कंप्लेंट खुल जाती है ना, अगर तो ऑडिट खुल जाता है लोगों का। अच्छा। तो इतना एक्शन होता है उसके ऊपर। अच्छा, जैसे कि एक कंपनी है, छोटी कंपनी मान लो, वो 20 तारीख को सैलरी देते हैं, विच इज नॉट फाइन, ठीक है। उनको अब नए लेबलों के हिसाब से 7 तारीख को उनको सैलरी देनी है, 7 तारीख तक।
उनके पास एक ही अकाउंटेंट है, हम्म, उसने जाके कंप्लेन कर दी, हम्म, उसका नाम तो उन्होंने नहीं बताया, हम्म, बट इनको तो पता ही रहेगा कि किसने कंप्लेन करी है, हम्म, ठीक है। तो अगर वो उस कारण की वजह से अकाउंटेंट को निकालता है, हम्म। तो अकाउंटेंट इसका फर्दर कोई केस कर सकता है या बच सकता है इस चीज से, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स होना ही होना है। देखो इस चीज़ के बारे में ना, मतलब मेरे को इतनी कोई डीप नॉलेज तो नहीं है हम्म। कि इस वाले केसेस में क्या होगा या क्या होना चाहिए, हम्म। तो मैं इस वाले बारे में कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, मतलब ये तो अच्छा, ये तो वकीलों के नहीं, बात वकीलों की ऊपर नहीं है, चढ़ बात ये है कि ना एक्चुअली मैंने ये एक्ट नहीं पढ़ा अभी ना, जो इसमें प्रोविजन लिखे हैं ना सारे, हम्म। इस प्रोविजन के बारे में मेरे को पता नहीं है कि केसेस क्या क्या बनते हैं, सिनेरियो क्या क्या हो सकते अच्छा, हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात जो आपने बोला कि ये सिनेरियो बन सकता है, ऑब्वियसली बात बनेगा। बनेगा। हाँ, तो इस वाले केस में क्या पेनल्टी प्रोविजंस है, क्या लॉ बोलता है, उसके बारे में मेरे को नॉलेज डीप में नहीं है, ओके, तो मैं बता नहीं पाऊंगा नो मतलब। प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या कंपनियां सीए के अंडर काम करने वाले अकाउंटेंट को अपने बिजनेस का बैकबोन मानती है या फिर एक एक्सपेंस मानती है? मतलब उनको पता है कि मेरा सीए काम कर सकता है, ये सारा का सारा, उन्होंने एक सीए को रखा है जो काम कर सकता है, हम्म, बट सीए ने कहा कि आपके अकाउंट्स ज्यादा है, आपको एक अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, हम्म, ठीक है। तो वो उन्होंने अकाउंटेंट रखा, तो उस अकाउंटेंट को वो वाली वैल्यू कंपनी देगी जो उस सीए को मिलती थी या नहीं? देखो वैल्यू ना साले केस में दोनों की बराबरी होती है, क्योंकि जो सीए काम कर रहा है ना, वो सीए उस डाटा पे काम कर रहा है जो अकाउंटेंट ने बना के दिया है, तो वैसे बात है अकाउंटेंट की भी खुद की वैल्यू है अपनी। बेसिकली अकाउंटेंट जो काम कर रहा है ना, वो एक, आप मान के चलो कोर काम कर रहा है, वो प्योर डाटा पे काम कर रहा है। अगर मान लो उसने डाटा में कुछ गड़बड़ की या कुछ गलती हो गई उससे, तो जो सीए की रिपोर्ट है ना वो भी गलत होगी, क्योंकि सीए डाटा को दोबारा देखने नहीं जाएगा। हाँ, वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक बार से ऑडिट कर लेगा ऊपर ऊपर से, भाई 100 कोई इन्फॉर्मेशन है उसमें से वो 4-5 चीज़ें चेक कर लेगा, लेकिन पूरे 100 के 100 चेक थोड़ी करेगा। तो जो अकाउंटेंट काम कर रहा है वो कोर डाटा पे काम कर रहा है, उसी का मेन काम है, तो उसको इज्जत तो बराबर मिलनी चाहिए। करेक्ट। ऑब्वियस बात है ओनरशिप मिलनी चाहिए, और जो सीए के साथ काम कर रहा है वो सीए से भी उसको बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम भी काम करते हैं अकाउंटेंट के साथ, तो हम कभी इस चीज़ में वेरिएशन नहीं लाते हैं कि भाई तुम छोटे हो या हम बड़े हैं, हम दोनों बराबर स्टेज पे हैं, हम दोनों बराबर ही काम कर रहे हैं। नाइस। तो आप मतलब अभी तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे को लगता है कि इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, साइंस में कम जाते हैं, आर्ट्स में कम जाते हैं, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो सबको सीए के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर कुछ अकाउंट्स में ही अपने स्किल्स लेके आगे बढ़े? देखो एक तो मतलब जो हमने बोला ना कि कॉमर्स ज़्यादा लोग जाते हैं, उसका रीज़न तो एक मैं बता दूं आपको, मेरा भी था एक्चुअली। लगता था मैं ना कि आर्ट्स तो ज़्यादा इजी हो जाएगी और साइंस हमसे होगी नहीं तो हम कॉमर्स ले लेते हैं तो कॉमर्स लेने का बहुत सारे लोगों का पर्पस तो ये भी होता है कि कॉमर्स ले लेते हैं, आगे का पता नहीं होता, ये बस कहता मेरे को भी नहीं पता था आगे हमें क्या करना क्या है, बट हमने भी ले ली थी। ओके। तो आप जो बोल रहे हो कि कॉमर्स करने वाले सबको सीए करनी चाहिए, देखो वो एक लाइन है बस सीए की, कि जिसको डाटा के साथ खेलने में मज़ा आता है, मतलब जिसको नंबर्स पढ़ने में मज़ा आता है, नंबर्स याद रखने में मज़ा आता है, ओके। और उसको लगता है कि भाई मैं ऐसे बैठ के ऑफिस आवर्स में काम करूँगा, मतलब मेरे को लैपटॉप में काम करने में मज़ा आता है, तो वो लोग ऑब्वियसली बात है सीए करो, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें करने की, जैसे हमने बोला ना स्टार्टिंग में, सीए, सीएस, सीएम है, सीएम है, हाँ। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को भाई नंबर्स में कॉस्टिंग का डाटा की कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्टिंग कम कैसे हो सकती है, हम क्या खर्चा कम करें जो हमारी कॉस्टिंग कम हो जाए, या फिर सेल कैसे बढ़ाए, तो वो अच्छा, लोग सीएम में कर लो। कॉस्ट मैनेजमेंट हाँ, के लिए। कॉस्ट मैनेजमेंट कर लो, वो ठीक लोग उसमें अच्छा करेंगे। ओह, कुछ लोग होते हैं कि भाई हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखने में मज़ा आता है, लोग याद रखने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो हम कंपनीज के काम करो, वो लोग सीएस कर लेते हैं कि भाई ड्राफ्टिंग करने में उन्हें मज़ा आता है, अच्छा। तो वो लोग सीएस वाले फील्ड में चले जाते हैं। अब जो बाकी बच्चे हैं उनको सब कुछ करने में मज़ा आता है, तो चलो भाई सीए कर लो तो वो डिपेंड करता है तुम्हारी क्या स्किल है, तुम्हें क्या चीज़ अच्छा लगता है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है, मीन्स मैंने ऐसा देखा है, सीएस ज़्यादातर लड़कियां करती है, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सीए ज़्यादा लड़कियां करती हैं, बाकी क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था सीए करने का, मुझसे हो ही नहीं ऑनेस्टली, बट वहाँ पे जिस बैच में मैं था वहाँ पे वो सीए सीएस दोनों पढ़ाते थे टीचर, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा लड़कियां ही आती थी और सब सीएस ही कर रही थी, और सीएस में सिर्फ एक लड़का था, बाकी सीए वाले थे। देखो सीएस में ज़्यादातर लड़कियां, ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं कहीं पे भी। सीएस जो मेरे ही फ्रेंड हैं, तो ऐसा मान के चलो कि उसमें से जैसे 5 फ्रेंड है तो 3 गर्ल्स होंगी और 2 बॉयज होंगे, तो इतना रेशो तो चलता है उसके अंदर, इतना सीए में भी चलता है आजकल। इतना तो हाँ, है ही।
आजकल है। तो एक कुछ 2-3 सवाल है, उससे उसके बाद खत्म करेंगे। हम्म। सीए वर्सेस अकाउंटेंट, स्किल कंपैरिजन में सबसे बड़ा फर्क आप किसको मानते हैं? सिर्फ डिग्री, या फिर स्किल कंपैरिजन में डिफरेंस? जितना टाइम स्पेंड किया पढ़ाई में उसको? आपका क्वेश्चन है स्किल कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है? हाँ, अकाउंटेंट वर्सेस सीए। देखो स्किल कंपैरिजन अगर हम देखें तो स्किल में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमारे पास, जैसे मैंने बताया ना, हमने सैप टूल सीख लिए, हमने एक्सेल टूल सीख लिए, हमने एआई टूल सीख लिए। तो ऐसा नहीं है हमने पहले से हमें पढ़ाया गया है ऐसी चीज़ें, हमने correct। पोस्ट क्वालिफिकेशन में ये चीज़ें सीखी और ना इवन हम अब भी सीख रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे कोर्स कराता रहता है जो हमें सिखाने के लिए, तो वो प्रोग्राम भी हम फॉलो करते हैं। हमारे कुछ कमेटी भी होती है, कमेटी मेंबर, उसमें भी हम जाते हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग फेस है, वह हमें जिंदगी भर सीखना ही पड़ेगा वो। करेक्ट। तो वही डिफरेंस है दोनों में बस। जो अकाउंटेंट होता है वो क्या सोचते हैं, जॉब करी, घर आके बैठ गए रात को, बस टीवी देखा, फोन देखा, आप सो गए। तो ये डिफरेंस आता है। आपके साथ में अकाउंटेंट्स काम करते हैं या आप इंडिपेंडेंटली अकेले ही काम करते हैं? नहीं, बस काम करते हैं, अकाउंटेंट्स काम करते हैं। Accountants मैंने बताया ना, अकाउंटेंट्स के बिना हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन जो काम कर रहा है वो अकाउंटेंट ही कर रहे हैं। हम तो उनके डाटा को यूज करके कुछ रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं जो मैंने जो चाहिए मैंने। अगला सवाल मेरा यही था कि अगर सारे अकाउंटेंट्स हड़ताल पे चले जाए तो आपके बिजनेस का क्या होगा? देखो, अकाउंटेंट हड़ताल पे चले जाएंगे तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वैसे बात है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पता है क्या, वाला काम हम भी कर सकते हैं जो अकाउंटेंट कर रहे हैं, बट उस वाले काम को करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। अब हम वाला टाइम देंगे वहाँ पे, तो फिर हम जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने हैं उसमें हमारा टाइम कम लगेगा, तो फिर वो रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं बन पाएंगी, या फिर हम कुछ उसमें चीज़ें रह जाएंगी। तो वैसे बात है, ये एक तरह से समन्वय मान लो दोनों का, कोऑर्डिनेशन है दोनों का, कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। एक वर्ड, 2 वर्ड्स होते हैं, एक को कहते हैं स्मार्ट वर्क, एक को कहते हैं हार्ड वर्क। तो अकाउंटेंट हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं या स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं? देखो वो दो वैसी बात है कि ना, डिपेंड करता है कि ना अकाउंटेंट कैसे है। अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है, ये भी अपॉर्चुनिटी भी है, और हम अपने स्किल को कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप मान के चलो कि ना, कोई डाटा एक्सेल पे, जैसे हमें एक्सेल पे 1 2 3 4 लिखना है 100 तक, तो अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे, हाँ भाई आप फॉर्मूला आगे, आपका ये काम 1 सेकंड का है वो, करेक्ट। लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, आपको, आप नोविक्स हो, तो आप 1 2 3 करते रहोगे, 100 तक जाओगे। तो वही वाली बात है, स्किल बेस्ड है, कि आपको स्किल आती है तो आप उसी काम को भाई 1 मिनट में खत्म कर दोगे या 5 मिनट में खत्म कर दोगे। स्किल नहीं आती तो लगे रहो उसके अंदर। और एक सवाल है, जैसे एआई बहुत बूम कर रहा है आजकल की, हर जगह एआई लोगों की नौकरी खा जाएगा और ये हो जाएगा। तो अकाउंटेंट का ऐसा कुछ काम है जो एआई कर लेता है, मींस उसमें अकाउंटेंट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती? देखो आजकल ना बहुत सारे टूल्स चलते हैं। जैसे मान लो कि आप, पहले हम जो बैंक स्टेटमेंट चढ़ाते थे, तो बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकलवा के लाते थे प्रिंट आउट फॉर्म में, देन उसको एक एंट्री करते थे। तो आजकल ये सब काम एक टूल से हो जाते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करो पीडीएफ में, तो टूल के अंदर अपलोड करो, बैंक स्टेटमेंट अपने आप चढ़ जाएगी। अच्छा। बट उस टूल की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो टूल क्या करता है कि ना, कुछ नंबर्स पकड़ेगा कि ना आपको जो ट्रांसफ़र करें वो बताएगा कि ये क्रेडिट करा है आपने, उसका नाम वहाँ पे कुछ जो भी आएगा लिखा हुआ वो उसको ही पेस्ट कर देगा। तो वो लिमिटेशन है उसकी। वहाँ पे हमें मैनुअली देखना पड़ेगा कि ना ये अमाउंट सही ट्रांसफ़र हुआ है नहीं हुआ, फिर हमें उसको एक एक करके वेरीफाई करके ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ह्यूमन टच तो जरूरी है। ह्यूमन टच तो जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, जो काम है अपना वो कम हो गया एआई के आने से थोड़ा सा, बट पूरा कम हो गया ये, मतलब आप मान के चलो कि एआई रिप्लेस कर देगा अकाउंटेंट्स को या सीए को, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ओके। एआई हेल्प कर सकता है हमारी, लेकिन ये सुनकर बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी। हाँ ऑब्वियसली बात है, खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि एआई तो हमारा टूल है, एक तरह से यूज करना चाहिए हमें उसको। अच्छा, आपका अगर जूनियर अकाउंटेंट सैलरी बढ़ाने की मांग करता है तो आप बढ़ाते हैं आराम से, या फिर? देखो सैलरी बढ़ाने की बात तो ये है कि सैलरी तो बढ़नी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पर्सन स्किल से काम कर रहा है, अपनी मेहनत से काम कर रहा है, और तो आप उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि हाँ तुमने इतना अच्छा काम किया तो तुम, तेरे को इतने हाँ परसेंट ऑब्वियसली बात है, इवैल्यूएशन तो होता ही है, हर जगह इवैल्यूएशन होता है। वो तो इवन कंपनीज में भी होता है, और कोई लाला के पास भी काम कर रहा था तो उसका इवैल्यूएशन भी होता ही होता है। अब ये बात अलग है कि जो इवैल्यूएशन के तरीके हैं वो दोनों के पास अलग अलग हो सकते हैं। मान लो कंपनी में जो इवैल्यूएशन होगा वो ऐसे भी होगा कि आपने मंथ में कितनी रिपोर्ट्स बना के दी, या फिर कितना जल्दी तुमने मेल से रिप्लाई करा, कुछ पॉइंट्स होंगे उनके। तो लाला आप के इन सब पास, चीजों का रिकॉर्ड रखते हो? हाँ ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि ना हम किस फील्ड के लिए काम कर रहे हैं या किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि आपके पास जो भी अकाउंटेंट्स काम करते हैं तो कुछ वैसे होते मक्खन लगाने वाले? देखो कि थोड़ा सा मक्खन लगाने वाले लोग तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन वो क्या है, आपको उनसे फर्क पड़ा कभी?
देखो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उन चीज़ों से, मेरे को भी नहीं पड़ता, ऑब्वियस सी बात है। और हमें पता भी लग जाता है कि ना कौन लोग मक्खन लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तो बच के रहना चाहिए, और बच के क्या रहना है, ठीक है, और जो मक्खन लगा रहे हैं उनका यूज़ करो उस काम के लिए, बाकी नाइस नाइस। हाँ, पता तो ऑफ कोर्स चल ही जाता है, बट वही अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं कि हाँ, इनको तो पता ही नहीं चल रहा है या वो टैक्स जो भी होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। ठीक है। टैक्स जो भी होता है लोगों को ऑफ कोर्स भरना चाहिए, ठीक है। उसको बचाना है तो शुरू से ही तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, आपको ज्यादा पता होगा। बट कुछ लोग ऐसा करना शुरू में भूल गए, तो और वो लास्ट में जाके वही चीज करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है या नहीं? देखो इसके ना डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि ना आप किस लिए बात कर रहे हो। मान लो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं, जैसे मतलब आपको डिडक्शन चाहिए, टैक्स बेनिफिट चाहिए, हाँ। तो ना कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक कैपिटल गेन होता है, मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करी, उसके ऊपर आपको गेन हो गया, उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको उस टैक्स को बचाना है। तो उस टैक्स को बचाने के लिए आपके पास गवर्नमेंट बोलती है या तो आप नया घर खरीद लो, एक और नया घर खरीदोगे अगर आप रहने के लिए, तो हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। अच्छा। वो बट उसकी एक कंडीशंस होती है, तो आप वो कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। बट उसके लिए ये नहीं है कि आपको 31 मार्च से पहले पहले ही करना है। उसके लिए गवर्नमेंट एक टाइम लिमिट देती है कि ना आपने जब प्रॉपर्टी बेच दी अपनी जिस ईयर में, उस ईयर से 2 साल बाद तक भी अगर आप अपना घर खरीदते हो तो आपको बेनिफिट दे देंगे हम। अब ऑब्वियस सी बात है कि ना किसी ने मान लो कोई घर बेचा, तो ऐसा तो नहीं वो आज ही खरीद लेगा या उस साल में खरीद लेगा, नहीं मिलेगा उसको। बट इसकी कंडीशन क्या है, फिर आप लोग बोलोगे कि यार पैसे तो उसी के पास रह गए, वो तो सब बोलेंगे कि खरीद लूंगा मैं, लेकिन खरीदेगा नहीं, फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि आप एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाके खुलवाओ। तो वहाँ पे एक अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक बैंक में फॉर्म अकाउंट खुल जाएगा आपका। उस अकाउंट में आप पैसे डाल दो सारे वाले जो आपको इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा। रिटर्न से पहले पहले, रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले पैसे डाल दो वाले, और उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो कि हमने कैपिटल गेन अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे देगी। ये नॉर्मल बैंक्स में खुल जाते हैं अकाउंट? हाँ, गवर्नमेंट बैंक में खुल जाएंगे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। आपको वाला पैसा इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पे, लेकिन आपको यूज़ कब करोगे इस पैसे को, जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उस अकाउंट से पेमेंट करोगे आप उसमें। अच्छा, उस अकाउंट तो उस अकाउंट से पेमेंट करोगे तो आपके वैलिड फॉर्म है कि आपने यूज़ कर लिया इस पैसे को, तो आपको डिडक्शन अलाउड है। अब मान लो सिनेरियो दूसरा बन गया कि ना आपने 2 साल बाद प्लॉट खरीदा नहीं, आप प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, फिर क्या होगा उस पैसे का, फिर वो पैसा टैक्स बनेगा दोबारा आपका। जो टैक्स उस टाइम बनना चाहिए था ना, वो सेम टैक्स आज की डेट में बनेगा उसका। अच्छा, कुछ ज्यादा टैक्स तो नहीं बनेगा? नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब जो आपको टैक्स उस टाइम देना चाहिए था आपने उसको रोक लिया, क्योंकि आप बोले थे मैं प्लॉट खरीद लूंगा या फिर प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, और आपने खरीदी नहीं, तो अब जिस ईयर में वो 2 साल खत्म हुए तब आप टैक्स दो उसका। तो वो निकाल के वो कह दे कि 2 साल के बाद फिर से खरीदूंगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है। वो उस वाले जो अकाउंट में खुल गया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, उसमें जो पैसा जाएगा वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ही जाएगा, नहीं आप तो उसको नहीं। पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपका टैक्स ही लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो बस लास्ट चीज, मैं 3 बार लास्ट बोल चुका हूँ, बट ये बिल्कुल लास्ट है कि कौन से ऐसे बड़े इन्वेस्टमेंट है या जो चीजें हैं जो सैलरीड पर्सन जो होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा पैसों की दिक्कत होती है, उनको शुरू से प्लान करके चलना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सके। देखो अभी आप मान के चलो कि ना गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है न्यू स्कीम टैक्स की, ओके, तो उसके अंदर तो क्या है कि ना गवर्नमेंट ने टैक्स रेट ऐसे कर दिए कि आप न्यू स्कीम के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, रेदर देन आप ओल्ड स्कीम में जाओ और इन्वेस्टमेंट्स करो। ओह अच्छा, इतना फर्क आ गया। तो गवर्नमेंट ने एक नए टैक्स रेट इसलिए निकाले हैं वो, ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट में लोग धोखाधड़ी करते हैं ना गवर्नमेंट के साथ कि मैंने यहाँ पैसे लगा दिए, यहाँ मैंने LIC में वो चीजें ही खत्म कर वो खत्म ही कर दिया। और इवन गवर्नमेंट ने क्या निकाला कि भाई अगर आपने मान लो आप बोलते हो मैंने LIC करा रखी है 1.5 लाख रुपए की, तो आपको LIC का नंबर देना पड़ेगा उस प्रीमियम जो पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका पॉलिसी नंबर जो होता है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने एयरटेल फॉर्म के अंदर, और बताना पड़ेगा आपने किस दिन डिपॉजिट किया, उसका डेट और अपने अकाउंट जो नंबर होगा पॉलिसी नंबर वो मेंशन करना पड़ेगा, ताकि वो क्रॉस वेरीफाई हो सके इन फ्यूचर में। अगर मान लो आपकी स्क्रूटनी निकलती है, आपका फॉर्म आता है स्क्रूटनी के लिए और आपका पॉलिसी नंबर मैच नहीं करता है, फिर आप गवर्नमेंट को पॉलिसी नहीं मिली वाली, तो आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स का कि भाई तुमने फेक डिडक्शन क्लेम कर ली। फिर दोनों में फ़र्क है
टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन दोनों में डिफरेंस है। टैक्स प्लानिंग तो हो गया कि आप प्लानिंग के साथ, जैसे हमने बोला ना कि 31 मार्च से पहले पहले हम लोग कुछ ऐसी स्कीम में पैसे डाल दें, जैसे LIC हो गई या फिर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया या फिर जो भी ATC के अंदर चीज़ें आती हैं वो सब हमने कर ली, तो उसको हम टैक्स प्लानिंग बोल देंगे। लेकिन आप 31 मार्च के बाद सोचो कि यार कुछ करना चाहिए था और हमने करा नहीं, और फिर झूठी झूठी फेक डिटेल्स दिखा दो, ये तो टैक्स चोरी हो गया सीधा ये सीधा। तो टैक्स हाँ, चोरी हो गया। तो फिर ये चीज़ों से बचना ही चाहिए सबको ना, करने भी नहीं चाहिए चीज़ें, क्योंकि अगर हमारा केस खुला एक बार तो गवर्नमेंट की आप नज़रों में आ गए, डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स की, कि भाई ये लोग तो, फिर तो सारे पुराने खाते भी खुल हाँ जाएंगे। पुराने भी खुल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सब खोल देंगे। ठीक है, सो नाइस, अच्छा लगा आपसे बात करके ललित जी। थैंक्स, थैंक यू। तो फिर हम मिलते रहेंगे, हमारे पास और भी कुछ टॉपिक है जो बेसिकली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो, बट आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, हम सबकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक तो हम है, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल रोके जी, मैं अब बुलाओगे तो जरूर आऊँगा, या। मेरे को अच्छा लगा आपसे मिलके। या मुझे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम।